कैंपस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत स्वस्थ होंगे और जिस भी वर्क को आप कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट के तौर पे कर रहे हो या और कोई किसी वर्क में आप जुड़े हो, तो आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि उस वर्क में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और स्टूडेंट है तो आपको ईश्वर जल्दी सफलता पहुँचाए, क्योंकि मेन मकसद स्टूडेंट का एक लक्ष्य को पाना होता है। चलिए ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग विभिन्न टॉपर्स जो मध्य प्रदेश में बने हैं विभिन्न एग्जाम्स के, आपने इसके पहले भी देखे हैं। सिविल सर्विस में बड़े स्तर पर हम लोग पहले सेशन कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फॉरेस्ट सर्विस के कुछ हमारे साथ चयनित कैंडिडेट हैं जो जस्ट अभी रिज़ल्ट आया हुआ है। और ये कहें कि इंदौर में अभी मैं आया था इस सेशन को करने के लिए। और पहले तो मैं कुलदीप जी को बहुत विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे साथ में उन्होंने प्रोग्राम किया और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें चयनित हुए। हालांकि ये बोलना 100% सही नहीं है कि पूरी हमारी मेहनत है, स्टूडेंट्स की भी बहुत मेहनत रहती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम उनकी इस जर्नी में कुछ सहयोगी बन पाए, भले 5% 10% जो भी उनके रहा हो, तो ये हमारे लिए बड़े खुशी का विषय रहता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग लाइव सेशन क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है एग्ज़ाम करने की जो जर्नी होती है हर स्टूडेंट की बहुत अलग अलग होती है। भाई आप अगर देखोगे आज हमारे साथ जो 7 लोग हैं, सातों की जर्नी बहुत अलग है। और हम लोग एक मंच पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी सुनने वाले हैं, सब डिफरेंट पृष्ठभूमि के हैं, सबके डिफरेंट आपके जो आर्थिक संसाधन हैं वो हैं, तो मतलब कोई मैच नहीं करता उसमें। तो इसी को हम लोग सोचे थे एक मंच पे आपको बताएंगे, तो हो सकता है कि सभी के जवाब एक ही मंच पे हमारे मिल जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग सिंगल कर रहे थे। तो ठीक है, अब सेशन को आगे बढ़ाएं। तो मैं पहले कुलदीप जी के बारे में बता चुके, हमारे मेन मेंटर रहे हैं फॉरेस्ट सर्विस में जो इंदौर में रहे। उन्होंने लगातार स्टूडेंट्स को और बड़े स्तर पे, मुझे लगता है कि पिछले सालों इस साल को देख लिया जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बड़े स्तर पे फॉरेस्ट सर्विस के स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुलदीप जी से जुड़े रहे हैं और लाभान्वित भी रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक इंट्रो करा दूं, फिर कुलदीप जी सबके बारे में बताएंगे, क्योंकि एक जर्नी है विशेष सबकी और आप सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे उन्होंने मैनेज करी चीज़ों को। सबसे पहले मैं देवेंद्र जी का इंट्रो कराऊंगा। देवेंद्र जी रैंक 1 है आपके सामने में, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस दौर मतलब इस सफलता को पाने के लिए उनका एक लंबा संघर्ष रहा है। हालांकि वो अपने मुंह से इस चीज़ को बताएं, क्योंकि हम लोग तो खैर देखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को फील किया है, जिया है ना। तो देवेंद्र जी के बारे में बता दिए। फिर हमारे साथ अंकित जी हैं, वो भी ACF के पद पे चयनित हुए हैं। तो पहले तो शुभकामनाएं देवेंद्र जी को और अंकित जी को, दोनों को। और आगामी जिस टाइप से आपने ये सफलता पाई, संघर्ष, उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपने जॉब में भी हमें 10 साल बाद 5 साल बाद नाम सुनने को मिले कि आज अपने देवेंद्र जी और अंकित जी ने कोई ज़बरदस्त काम किया अपने क्षेत्र में। अब आगे मैं अंकित शिवम है हमारे साथ में, पुष्कर जी हैं हमारे साथ में, अपने रजत जी हैं, मोहन जी हैं और नागर जी हैं। सबसे बड़ी चीज़ बता दूं आपको कि सभी की पृष्ठभूमि बहुत अलग अलग है, सबके तैयारी करने के हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन देख के, बड़ा डिफरेंट टाइप का सेशन है। चलिए मैं कुलदीप जी को बोलूँगा कि कुछ पहले हल्का सबके बारे में बताएं, या सबके लिए कुछ एक होता है कि शुभकामना संदेश दें, फिर हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आज जितने भी सभी आए हैं अधिकारी, सभी अधिकारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैंने आप लोगों को जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे उसके पहले भी देखा था, उसके बाद भी देखा, और जिस प्रकार से आपका सभी का सिलेक्शन होने के बाद में मेरी जो चर्चाएं हैं उसके बाद में आपने पाया कि एक स्टूडेंट की लाइफ में और उनके पेरेंट्स को जो चीज़ें चाहिए, मेरे ख्याल से उससे अच्छा दिन कभी किसी का होता नहीं है कि जिस दिन आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है और जो पेरेंट्स को आप कॉल करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं अधिकारी बन गया, उस दिन आप तो खुश होते ही होते हैं, अपने पेरेंट्स धन्य हो जाते हैं कि आज हमने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जो सबसे पहली बार हमारे गोद में आया था और रोया था। और उस दिन भी उन पेरेंट्स की आंखों में आंसू होंगे और वो खुशी के आंसू होंगे। और वो एक पेरेंट्स ही जानता है कि जब वो बच्चा सक्सेस होता है तो क्या चीज़ें होती है, और वो पैसे में कभी खरीदी नहीं जा सकती, वो इस लेवल की होती है। और यही चीज़ें आज मैं कहूँ सर, जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने सभी के स्टेटस देखे, बहुत अल्टीमेट चल रहे थे। अब कहीं पर पेरेंट्स का बहुत अच्छा सहयोग होता है, कहीं पर दोस्तों का बहुत अच्छा सहयोग होता है, जो लाइफ में और आगे कहीं पर भाई बहनों का सहयोग होता है। सभी के मैंने स्टेटस देखे। अब आज हम शुरू करेंगे तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं सभी के बारे में बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम देवेंद्र जी से ही चर्चा करें। इनके जो दोस्त थे, पेरेंट्स तो थे ही थे, और आप सभी को मैं बताऊं कि मैं जैसे लाइव क्लासेस भी ले रहा था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर देवेंद्र जी पटेल सर आए तो आप उनकी जर्नी जरूर बताइएगा। तो आज मैं बिल्कुल आप सभी से कमिटमेंट करता, जो मैंने किया भी था कि मैं बताता, वो एक हो सकता है कि अतिशयोक्ति होती, लेकिन आज खुद से पूछेंगे आप, वो खुद बताएंगे
तब आपको रियल में पता चलेगा कि क्या होता है संघर्ष, और संघर्ष के साथ में कैसे किया जाता है। मैंने जैसे भी सिलेक्शन हुआ, इनके स्टेटस बड़े अच्छे थे, और मैंने रियल कहूं कि मैंने इनके स्टेटस को देखा तो मैंने इनसे पूछा भी किन्होंने, ये कौन है, ये कौन है। तो मैं कुछ लाइनें जो इनके दोस्तों ने लिखी थी उसी के साथ में बताना चाहूंगा कि इनके दोस्तों ने लिखा था कि बेहतर से खूब से खूब, बेहतर से खूब बढ़कर तलाश किया, मिला था तुझे भी दरिया पर तूने समंदर तलाश किया। ये देवेंद्र जी के दोस्तों ने लिखा था। और भी मैं आगे कहूं तो मैंने बिल्कुल जितने स्टेटस देखे उसी समय मेरे से भी रहा नहीं गया, मैंने खुद देवेंद्र जी को कॉल किया कि वाकई पे सैल्यूट है। फिर मेरी इनसे चर्चा हुई, उस दिन हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे पूरी जर्नी बताई कि कैसे कैसे क्या क्या किया। उस दिन मैंने कहा कि वाकई में पटेल जी सैल्यूट है, सैल्यूट करता हूं कि आपने इतने ड्यूरेशन में अपने आप को बनाए रखा, पूरी चीजों को बनाए रखा। जो लाइफ में नेगेटिविटी आती, जैसे मैं बच्चों से भी कहूं कि बच्चों के साथ में भी क्या होता है, हम बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं लेकिन आसपास में इतनी नेगेटिविटी होती, इतनी नेगेटिविटी, फिर धीरे धीरे हम हमारा मोरल डाउन करते जाते हैं। लेकिन पटेल जी में यही चीज मैंने देखी कि इन्होंने मोरल डाउन नहीं होने दिया, अपनी चीजों में लगे रहे, और लगने के बाद में, एक ठोकर खाने के बाद भी वापस से कुछ समय में उसी प्रकार से तैयार हो जाना और एक दिन इस लेवल पर पहुंच जाना कि वाकई में उन्होंने जो कर दिखाया। सर एक और एक इनके मित्र का ही एक कोर्स लिखा था, उन्होंने लिखा था कि कलंदर दिल है, कलंदर दिल है संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर दिल है संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, तू असली घी है यार क्योंकि तू बनियों की दुकानों में नहीं मिलता, तू बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। वाकई में इतनी जबरदस्त अल्टीमेट चीजें इन्होंने लिखी थी। फिर एक और मित्र का था सर, उसको भी मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर लिखता है कि अब हम कह सकते हैं कि तोड़ दिया, फोड़ दिया, जमाने का रुख मोड़ दिया। ये सभी की सभी चीजें हैं। ये अभी हमने देवेंद्र जी के बारे में बताई। अब मैं बोलता तो अतिशयोक्ति होती। अब हम खुद आएंगे देवेंद्र जी, और देवेंद्र जी खुद बताएंगे कि वाकई में कैसे मैनेज किया। और हम आपसे फिर बताएं 2013 से लेकर के 2023, जैसे आज का भी हम जो सेशन कर रहे हैं, तो अब धीरे तो रिजल्ट आने के बाद वो ऑफिसर्स तो बनी गए, फॉरेस्ट में ही एसीएफ है और फर्स्ट रैंक लगी। अब वो खुद बताएंगे कि कितने एग्जामों में फेल हुए। देखो एक होता है एग्जाम में पास हुए लेकिन फेल होने के बाद में फिर तो वो खुद बताएंगे, और आप खुद समझ सकते हो कि एक तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन एक जिस प्रकार से वनडे एग्जामों में एक नॉर्मलाइजेशन आया, आपकी मेहनत से आप बिल्कुल मार्क्स ला के आए हुए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण किसी व्यक्ति का एक नंबर से भी पॉइंट में कुछ नंबरों से फेल हो जाना, अब वो वही व्यक्ति दर्द जान सकता है जो ये। और दूसरी चीज मैं और कहूं कि कुछ चीजें भावुक कर जाती है। जब पेरेंट्स का, माता पिता का सपना होता है, माता पिता का सपना होता है कि बेटा बने बने बने, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर होता है, और उस समय जो माता पिता के सपने होते हैं उस समय पिताजी का अपने सर से हाथ उठ जाना। अब उस समय में व्यक्ति किस प्रकार से चीजों को करे, ये सभी चीजें बताएंगे पटेल जी। तो जी पटेल जी आप बताए, बच्चे भी बहुत जानना चाहते हैं आपके बारे में, और रियल में मुझसे भी बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि उनसे जरूर हमें, तो हमने उनसे कहा था कि एक सेशन जरूर लेकर के आएंगे और उनके साथ में ही करेंगे और वही चीजें बताएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। मैं शुरुआत तो मेरी जर्नी से ही करता हूँ। जैसे कि 8वीं तक की जो मेरी शिक्षा है तो मेरे गांव में रहकर ही हुई है, और 8वीं के बाद क्या था ना सर कि पिताजी मेरे बिल्कुल निरक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा मेरी अगर सफलता में आज जहाँ सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है। लेकिन वो मतलब इतने आशावादी थे मेरे प्रति कि जहाँ मेरे घर मतलब 15-16 हज़ार की फसल होती थी, वहाँ मेरे स्कूल की फीस थी 22,000। तो वो उन्होंने मैनेज की। और एक बार तो मैं खुद भी खेत पे था और बोला बेटा इसका भाव जोड़ कितना है, तो मैंने कितना हुआ पापा, बोले तेरी फीस कितनी है, तो मैंने कहा 22,000। तो बोले बताओ बीच का कहाँ से आएगा, तो बोले कुछ करना ही पड़ेगा हमको, मेहनत। तो बोले उन्हें ये बोला था कि मैं इतनी चीज़ें कर सकता हूँ, मैंने मेरे सारे सपने मतलब दबा के रखे हैं कि कुछ करना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना, सब चीज़ें मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूँ ताकि तू कुछ बहुत बेहतर करे। मुझे तुझमें वो चीज़ें दिखती है। मतलब 2008 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बार मैं 2009 में सर बाहर निकला था गाँव से। 2009, 10, 11, 12 4 वर्ष मैंने देवास में रहकर पढ़ाई की थी सरस्वती स्कूल में। तो जैसे 2008 में मेरा 9th क्लास में एडमिशन हुआ, तो उस समय एक जो मेरे साथ में रूम पार्टनर थे, भैया थे आशीष पाटीदार, उनके नंबर थे मैथ्स में 99। तो मेरा टारगेट था कि बस 100 लेके आना है। तो मतलब पहला मोटिवेशन ही मेरे लिए वो थे। तो लगातार 10वीं में पढ़ाई करी और वो उसको प्राप्त भी किया। तो वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई।
10th हुआ, 10th के बाद 2-4 से पूछा कि भैया जॉब कौन सा विषय ऐसा रहेगा कि जिसमें जॉब जल्दी लग जाए, तो लोग कहते थे कि मैथ्स ले लो, सब कुछ मतलब मैथ्स अगर आपने लिया है मैथ्स साइंस तो आपके लिए सारी फील्ड खुली हुई है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो लेकिन मेरा तो शुरुआती ड्रीम ये था कि कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी लग जाए, बस चपड़ासी बन जाए, मतलब बन जाना चाहिए कुछ ना, क्योंकि सरकारी की नौकरी की सर इज्जत बहुत ज्यादा थी। तो गाँव पे वो शुरू से था कि लोग ऐसी इज्जत हमें दे और मेरे परिवार वालों को दे, तो अपना सपना तो शुरू से वही था कि सरकारी आदमी बनना है कुल मिला के। तो इसके लिए सबसे पहले लिया मैथ्स, 11वीं 12वीं करी। 11वीं 12वीं के बाद मेरा इंदौर आना हुआ, होलकर साइंस में मैंने एडमिशन लिया, बीएससी कंप्यूटर साइंस में। तो उसमें एडमिशन लेने के बाद सर मैं पहली बार ही एडमिशन हुआ और भंवर कुआं पे मैं आया था इंक्वायरी लेने के लिए कोचिंग की, मुझे आईएएस बनना, यूपीएससी की इंक्वायरी लेने आया था मैं पहली बार। 2-3 कोचिंग में भी गया। तो उस समय 2013 में फीस थी समथिंग 1.5 लाख रुपए। अब बताइए। तो 1.5 लाख रुपए 2013 में फीस थी। तो एक मेरा दोस्त भी था चेतन, हम दोनों आए थे। तो मैंने कहा यार इतना तो अपना घर वाले नहीं कर पाएंगे, तो अपन कुछ दूसरा रास्ता चुनते हैं, प्लान बी चुनते हैं, इसको मतलब इस चीज़ को करेंगे लेकिन एक कुछ ना कुछ जॉब ले लेते हैं पहले, ताकि खर्चा खुद निकाल के खुद पढ़ सकें आगे। तो हमने फिर सोचा कि क्या करें। तो उस समय क्या एमपी पुलिस हुआ करती थी सर, तो एमपी पुलिस का मैंने सोचा कि चलो एमपी पुलिस कर लेते हैं। तो एमपी पुलिस का फॉर्म भी भरा और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 2013 में भी निकल गया था, 2013 में निकला। अब पहले तो क्या सर, मतलब ये जब आपको सफलता मिलती तो आप फूले नहीं समाते हैं कि बस बन गए कांस्टेबल ऐसा ये वो। तो उस समय क्या मात्र फिजिकल हुआ करता था, ये फिजिकल में सिर्फ रनिंग हुआ करती थी, लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट दोनों नहीं थे। 800 मीटर था। एक दिन गए ग्राउंड देख लिया और बोला गांव के हैं दौड़ जाएंगे ऐसे फॉर्म में प्रैक्टिस करी नहीं, 2-3 दिन प्रैक्टिस करी। मेरा फिजिकल सेंटर आया ग्वालियर, वहाँ गए तो मतलब वो इतना आसान भी नहीं है जितना मुझे लग रहा था। तो मैं बाहर हो गया। फिर जब दौड़ के आया बाहर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि यार चीज़ें, सरकारी नौकरी इतनी आसान भी नहीं है जितना मुझे लगता है। कि आप सोचा 800 मीटर है, 2-3 दिन दौड़ के चीज़ें हो जाएगी। वाकई में लगा कि मेहनत अब करना पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। भले आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। पहले पढ़ने में मेहनत, फिर ग्राउंड पे मेहनत, अब ये चीज़ें हुई। फिर उस समय क्या हुआ सर, थोड़ा सा क्या है कि जब इंदौर की हवा भी मुझे लगी 2013 में क्या है कि होलकर में था, और होलकर क्या बख्शता नहीं है किसी को सर, मतलब ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा लिखा तो आपको पास कर देगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था मैथ्स, उसी में मेरा बैक लगा सेकंड सेम में, बैक लगा। और होलकर का ये ट्रेडिशन था कि जैसे कि आपको एटी या बैक लगाए तो उसके जस्ट 2 महीने बाद आपकी एग्जाम होती है, जैसा 10th 12th में होता है। अगर आप उस एग्जाम में फेल हो तो आपका पूरा साल खराब। ऐसा नहीं कि आप अगले साल दो, फिर अगले साल दो, जो अभी होता है। तो मैथ्स में एटी आ गई, एटी में फिर फॉर्म में था मैं, क्या एटी निकाल देंगे ऐसा वैसा। लेकिन वो मतलब मैं 12th तक बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो रहा था। गांव में भी बहुत बार मुझे पुरस्कृत भी किया गया। और उसी समय एक बहुत डाउनफॉल आया कि जीवन में पहली बार एटी आना। तो जब मैं उस हॉल में बैठा परीक्षा में तो हाथ नहीं चल रहे थे, मतलब कि मैं कौन सी परीक्षा दे रहा हूँ। तो हाथ ना चलने के कारण सर फेल भी हो गया, मतलब पूरा साल मेरा खराब 2013। अब घर वालों को क्या बताएं सर, वही 20-22 हज़ार फीस कैसे उन्होंने भरी है, कैसे इंदौर। पहली बात तो देवास का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इंदौर में कहीं वही खर्चा 2-3 गुना बढ़ जाता है आपका। इंदौर आए तो फिर सोचा क्या कैसे बताएं। तो फिर मैंने सोचा कोई एक ऐसा रिजल्ट उनको दूं कि वो खुशी खुशी में मैं ये चीज़ भी उनको बता दूं। फिर कांस्टेबल आई वापस, 2013-14 की बात है। उस समय क्या 14-15 में एक साल में 2 कांस्टेबल आई थी। तो क्योंकि 12th सर हुआ था मेरा, तो 12th के बाद मैं उसी एग्जाम को दे सकता था। फॉरेस्ट गार्ड थी, जेल प्रहरी थी, लेकिन ये दोनों उस समय थी नहीं। फिर मैंने कांस्टेबल दिया, फिर मेरा हो गया। फिर रनिंग के लिए फिर मेहनत करी, लेकिन फिर फेल हो गया रनिंग में वापस। दूसरी बार कांस्टेबल लगातार। फिर अब मतलब ये सर घर वालों को एक सरप्राइज देना था कि मेरा कांस्टेबल, मैंने इस समय सोचा था कि हाँ ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन घर वालों को ये चीज़ एकदम नहीं बता सकता था ना कि मैं फेल हो गया। वो कितना हाथ होंगे। फिर वापस फेल हुआ तो मैंने कहा क्या करें। फिर वापस मैंने उस समय क्या सर बीएससी छोड़ने का इरादा कर लिया था। मैंने भोज यूनिवर्सिटी में मैं बीए में प्राइवेट एडमिशन लेने वाला था। पहुंच भी गया मैं देवास, सारे फॉर्म भी भर दिए। फिर वहाँ थोड़ी समस्या, उनने ऐसा बोला कि आपके वहाँ से करवा लो। वहाँ से थोड़ा परेशान हुआ एडमिशन के चक्कर में। फिर ऐसे आराम से बैठा एक दिन, यार इतनी हालत तो खराब नहीं है कि मैं बीएससी पास नहीं कर सकता। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि बीएससी व्यर्थ है मेरे लिए, कि मैं जब सिविल सेवा या कंपटीशन एग्जाम की मुझे तैयारी करना है तो वो तो मैं क्यों बीएससी में इतना पढूं, वो चीज़ें मुझे काम नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये जो चीज़ें सब मतलब जो सब चीज़ें फिक्स की गई है वो ऐसे नहीं की गई है फिक्स कि आप ऐसे ही कर लो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वापस देवास से एडमिशन फिर से आया और होलकर में फिर से एडमिशन लिया, कि क्योंकि सर मेरे साथ वाले सब आगे जा चुके थे, अब वही सब आगे, मैं पीछे नए बच्चों के साथ बैठना। सब मेरे साथ वाले मेरे सीनियर बन गए थे, तो वो चीज़ों को मैं फेस थोड़ा सा ऐसा चाह रहा था कि कैसे फेस करूँगा, इसलिए बीए करने पहुँचा। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, होलकर जैसा कॉलेज मतलब अपने एमपी का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है बीएससी में, कि यार
उसमें एडमिशन उसी में पास करना है, वापस उसमें सेकंड ईयर में एडमिशन लिया। फिर थोड़ा अपने आप को समय दिया, जो मैं जल्दबाजी कर रहा था कि यहाँ लग जाऊँ वहाँ लग जाऊँ, फिर मुझे समझ में आई चीज़ें कि इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा मेहनत अपने आप पे करना चाहिए। कि ठीक है वो एक दो बार एग्जाम हो सकता है तुक्के में निकल गई हो, मैथ्स थोड़ा मेरा ठीक था, मैथ्स का उसमें मैथ्स और रीजनिंग आप भी देखते हो कांस्टेबल में बोल वाला रहता है थोड़ा सा, कि हो सकता उसके कारण निकल गई हो। फिर थोड़ा शांति से बैठा और सोचा कि अब थोड़ी कांस्टेबल से मतलब ऐसा कि थोड़ी एक ही बार तैयारी करूँ, और मतलब मेरा ऐसा था कि एक बार नौकरी लग के फिर पढ़ना नहीं, मतलब एक ऐसा शॉट मारो कि गोल्ड लगा दो और काम खत्म। मतलब जीवन में मैं ये चाहता था कि लोग मुझे फॉलो ना करें कि 10-11 साल में 2024 में नौकरी लगा, मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्योंकि इतना समय हर आदमी के लिए सहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो चीज़ सही है ये मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा लोग सहे। तो फिर सोचा कि यार ऐसी कौन सी एग्जाम है कि वनडे एग्जाम, क्योंकि सर ऑब्जेक्टिव के लिए मैं शुरू से थोड़ा सा अच्छा ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करी थी, और ऐसा था कि ऑब्जेक्टिव मतलब वनडे एग्जाम मुझे करना था कि एक एग्जाम दूं और निकल जाऊं। फिर एसआई को टारगेट किया कि एसआई अच्छे से करना है, एसआई के लिए सारी चीज़ें करी। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, जो 2015 में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन एक वर्ष लेट हुआ। तो 2015 की एसआई तो मैं दे नहीं पाया, 16 की एसआई दी। उस समय सिंहस्थ भी था, तो अप्रैल में हमारी एग्जाम कंप्लीट हो गई थी और जून तक एक रिजल्ट आ गया था। एसआई 2016 वाली लगभग अगस्त सितंबर में थी, तो 2-3 महीने मुझे मिले तैयारी के। वहाँ पे मैंने खूब तैयारी करी और उस समय मुझे आया 140 नंबर और सिलेक्शन हुआ था 150 पे, तो 10 नंबर वहाँ बाहर हुआ। और वहाँ से फिर जिस दिन एग्ज़ाम दे के आया था, मेरे साथ वाले 2 लड़के थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो पहली बात तो एग्जाम दे के आया, 2-3 दिन पता चल ही जाता ना क्या माहौल है, कितना कट ऑफ जाना। ऑनलाइन 2016 से ऑनलाइन एग्जाम चालू हो चुकी थी। एसआई का पेपर पहली बार 2016 में ऑनलाइन हुआ था। आया, दे के आया और फिर लगा कि यार 140 नंबर में तो अपना काम होना नहीं है। जो आज 150 है वो अगले साल कट ऑफ में 10 ऐसा हमेशा मान के चलता था कि 10 नंबर बढ़ना ही है। आज अगर 500 पोस्ट है, कल 1000 पोस्ट अगर आ रही है एसआई, तो फिर भी 10 नंबर तो बढ़ना ही है। ये निश्चित, ये चीजें मैंने इतने समय में ऑब्जर्व की है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि 200 पोस्ट है, अगले साल 400 पोस्ट है, तो कट ऑफ कम हो जाएगा, वो होना ही नहीं, कभी नहीं होना। कट ऑफ तो बढ़ना है, क्योंकि बच्चे भी तो बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसा एक पैमाना निर्धारित किया कि इस समय 150, 154 फाइनल लिस्ट हुआ, 154, 155, तो इसमें 10 में बढ़ा के चलो। तो 165, 170 मेरा टारगेट था कि 2017 पूरा साल उसी को डेडिकेट किया। उस दौरान मैंने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया कि मैं मास्टर ना करूं। ऐसे मेरे बीच बीच में शिक्षा थी कि मास्टर भी कर लूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ना, ये व्यर्थ है, कि मुझे बस ऐसा ही बनना है। मतलब वो मेरा एक समय से ऐसा हो गया था कि बस एक ही प्लान था कि ऐसा ही बनना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अच्छी एग्जाम है, बढ़िया 2 स्टार हैं, बुलेट पे घूमेंगे, करेंगे, ये काम था सारा। और आप भी देखते हो पुलिस का पावर गाँव में थोड़ा अलग ही झांकी बाजी है। तो वो ऐसा लगा कि और घर वाले भी खुश, क्या रहे 2 स्टार गाँव में। तो फिर एसआई के लिए पूरा साल दिया सर, पूरा साल दिया, खूब मेहनत करी। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीकनेस रही थी, इंग्लिश हमेशा। इंग्लिश के लिए आप एक वो मोटी बुक आती परफेक्ट, वो पूरी बुक को रट दी थी सर मैंने। हिंदी के लिए आप बोलोगे मैंने 7 बुक पढ़ दी थी, लुसेंट, हेराल्ड, मतलब जो बुक श्रीवास्तव में पढ़ाती थी उस समय हिंदी, उनके यहाँ क्लास भी की थी मैंने। वो करके हिंदी को पूरी मतलब इधर उधर तहस नहस कर, इतनी भयंकर पढ़ी थी। पर इंग्लिश शुरू से बेवफा रही थी सर, तो सबसे ज्यादा तुक्का ही मुझे इंग्लिश ने दिया। थोड़ा सा मैं भी मुगालदे में था कि 2016 में मुझे 21 नंबर आए थे, वही 2017 में मुझे 4 नंबर और कम हुए। मतलब इतनी तैयारी करने के बाद जो 21 नंबर 2016 में 30 आते हैं, हाँ, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 में से 2016 में मुझे 21 आ गए। तो मुझे लगा कि इसमें तो बड़ा भी होगा ना, अगर मैं साल भर तैयारी कर रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी कि 21 ही आएंगे, एक 25 से ऊपर ही आएंगे। तो 16 में क्या कोचिंग नहीं करी थी मैंने, तो खुद से पढ़ता रहा। बाकी सब चीज़ें मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब जीएस में से अच्छा था ही, मैथ्स रीजनिंग तो वो तो मैं खुद, मतलब ऐसा था कि मैथ्स तो ऐसा काम था मेरा जैसे कि गिलास डेली दूध पीना है, तो ऐसे मैथ्स के 50, रीजनिंग के 50 को क्वेश्चन करके ही सोता था। कोई सी भी एग्जाम तैयारी एक अलग विषय है, लेकिन मैथ रीजनिंग आपकी मांगता है प्रैक्टिस। तो डेली मैथ्स के अगर 100 क्वेश्चन ना हुए तो मतलब मुझे शाम को मेरा सिर दर्द करता था कि आज ये काम क्यों नहीं किया, जैसे खाना क्यों नहीं खाया। अगर सुबह मैथ्स कर लिया तो दिन में रीजनिंग, बाकी सब चीज़ें चलती रहेगी। क्योंकि एक भैया थे, उन्होंने गुरु मंत्र दिया था कि जल्दी अगर नौकरी लेना है तो मैथ रीजनिंग से आपको प्यार करना पड़ेगा। ये अगर आपका कंठस्थ है, ये पूरे में से पूरे नंबर दिलवाता है। बाकी रीजनिंग तो कभी किसी की, मतलब सॉरी रीजनिंग नहीं, जीके तो कभी किसी का सगा नहीं हुआ, क्या पता कब कहाँ से कुछ पूछ ले, उसमें आप फुल स्कोरिंग नहीं कर सकते जी। तो मैथ रीजनिंग इसलिए लगातार पढ़ता था। अब 17 में सर 165 नंबर थे मेरे एसआई में। उसी दौरान मेरा जेल प्रहरी में भी अच्छे नंबर थे। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ होती थी, जिनमें बीएससी सीएस वाले फॉर्म डाल सकते थे। उसमें मेरे पूरे एमपी में सेकंड हाईएस्ट नंबर थे रिटर्न में, लेकिन फिजिकल बाकी था। अब तीनों एग्जाम हो गई। अब उस समय फिर दौर होता है फिजिकल का स्टार्ट। सबसे पहले फिजिकल था एएसआई का, फिर था एसआई का और फिर था जेल प्रहरी का। और उसी दौरान पटवारी की भर्ती भी आ गई थी। तो लोगों ने क्या था सर 165 नंबर आया, तो मतलब मुझे
वो कहते हैं ना कि आगामी एसआई बना दिया था, जैसे कहते हैं ना कि ये भविष्य का एसआई बन गया। तो मैं इतना खुश था कि बस अब तो पढ़ना वढ़ना नहीं, किताब उताब सब रख दी साइड में और बस दौड़ो ग्राउंड पे। दौड़े खूब दौड़े। एएसआई का फिजिकल हुआ लाल परेड ग्राउंड भोपाल में, एएसआई का फिजिकल दिया, रनिंग निकल गई, पहली बार निकली थी रनिंग, मतलब 800 मीटर की। तो मैं इतना खुश था कि अरे अब तो कुछ नहीं। तो उस खुशी में मेरा लॉन्ग जंप नहीं निकला, मतलब इतना खुश हो गया मैं कि वो लॉन्ग जंप ही नहीं निकाल पाया। मतलब वो बोलते हैं कि कभी कभी खुशियां इतनी ज्यादा हो जाती है कि व्यक्ति इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि अपनी चीजों में ही गलतियां कर देता है। वही लॉन्ग जंप में बाहर सर, लॉन्ग जंप में बाहर, फिर आया वहां से। तो एक ऐसा भी लगा ना कि यार एक नौकरी छूट गई, मतलब एक स्टार्ट छूट गया सिर्फ एक छोटी सी गलती से, क्योंकि नंबर भी इतने ज्यादा थे, मेरिट का तो कोई खेल था ही, सेकंड नंबर ही थे आपके एमपी में आना था। नंबर बहुत, वो मुझे खैर बाद में पता चला कि मेरे एमपी में, क्योंकि उस समय नंबर, उस समय नंबर नहीं पता, तो फिर भी एक नंबर पता चल जाता है कि आपके साथ 105 वाला फिजिकल दौड़ रहा हो और आप 140 वाले दौड़ रहे हो। एएसआई की बात कर रहा हूँ, 105 और 140, तो 35 नंबर का डिफरेंस थोड़ी आता है मेरिट में। जी। तो हो ही गया था। लेकिन फिर आया ट्रेन से, मुझे उस समय रोना भी आया थोड़ा सा। जब आया घर वालों से बात करी तो पापा ने भी बोला कि यार बेटा ठीक है, होती है चीजें, तू वहां तक पहुंचा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा वैसा। क्योंकि सर संघर्ष तो 2013 से स्टार्ट हो गया था। 2013 में फिजिकल में बाहर, 14 में फिजिकल में बाहर, 16 में फिर फिजिकल बाहर। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अपनी तैयारी जो कर रहे हैं उनमें ही अपन कम है। फिर आया 2017 एसआई के लिए, फिर मतलब एसआई के लिए तो ऐसा कि सर सुबह दौड़ना, दिन में गोला फेंकना, 4 बजे लंबी कूद करना, शाम को फिर दौड़ना, रात में एक तो चेस्ट भी कम, एसआई में चेस्ट भी 81 लगता है, तो चेस्ट भी तो मेंटेन करना था, शाम को जिम जाना, मतलब दो महीने का शेड्यूल ऐसा रहा था बिल्कुल फुल टाइट। तो उस समय एसआई में पहली बार रनिंग निकली, फिर में 2:36 में रनिंग तो एसआई में निकल गई, 2:36 में रनिंग निकली। लॉन्ग जंप फिर आया। अब लॉन्ग जंप ना सर बहुत साइकोलॉजिकल होता है, आप 15 फीट भी कूद रहे हो लेकिन आपका फाउल हो गया तो कोई मतलब नहीं है, 15 फीट कोई मतलब नहीं। तो उस पर मैंने थोड़ा काम किया, लेकिन फिर भी मेरी लॉन्ग जंप यहाँ पे भी एक फोबिया हो गया था, मैं लॉन्ग जंप का फोबिया लॉन्ग जंप नहीं निकलेगी, गोला भी आ रहा था, रनिंग भी आ रही थी, लेकिन लॉन्ग जंप का एक तरह का फोबिया था। फिर भी पहला फाउल मार, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, पहला तो फाउल मार दिया, फिर दूसरे में वापस किया। यार ऐसा लग रहा था ना नंबर बहुत ज्यादा थे, एसआई बनने वाले हैं, ऐसा ना हो एएसआई जैसी घटना फिर हो जाए। फिर वही हुआ, थोड़ा शांति से बैठा, अपने आप को शांत किया, घर वालों को याद किया कि नहीं यार इस बार कूदना है। दौड़ा आग बंद करके, मतलब लास्ट में कूदते समय आग बंद कर ली और कूद गया जहाँ वहाँ। तो थोड़ा सा लाइन रहती, लाइन के आगे थोड़ा सा आगे हुआ। हाँ। तो लेकिन कभी सभी क्या होता ना कि वो आपका पैर लाइन पे रहता है, लेकिन वो एक सेंसर से मापते हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 13 शायद थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन उन्होंने रखा और उस पर 13.8 करके आया। तो वो जैसे बोला, उन्होंने बोला क्वालिफाई। तो मैं मतलब ऐसा चिल्लाया था पूरे ग्राउंड में, तो उन्होंने बोला चुप रहे भाई, अभी गोला बचा रहा है, मतलब गोला वाला सब फेंक देंगे, बोले कि छोड़ो ये लॉन्ग जंप जो आपको एक वो फोबिया बन गया था, उससे आप आगे निकल चुके थे कि लॉन्ग जंप हो गई। सर ये मैं ही जान सकता हूँ कि क्या खुशी है मेरी। बोले चलो ठीक है, फिर हुआ गोला वाला निकल गया। और फिर सर 2-1.5 महीने तक मैं मतलब ऐसा ही था, मतलब गाँव में पूरा यार बस भाई ऐसा ही बन गया। उसी दौरान पटवारी का पेपर आ गया, तो पटवारी तो मतलब ऐसा था ना कि ऐसे ही दे के आ गया बस कि यार अब तो बन गए ऐसा, क्या है। हाँ, जो नौकरी चाह रहा था, मैं ड्रीम थी ना कि बन ही गए, बिल्कुल। अब हुआ चीजें, 1.5 महीने घर भी रहा मैं, और जस्ट शायद 30 दिन में रिजल्ट आ गया था हमारा एसआई का फाइनल। एसआई का रिजल्ट आता है, एक दोस्त का फोन आया कि यार क्या हुआ, तुमने यार मैंने तो नहीं देखा अभी। तो फिर एक का फोन आया, तो वो मुझे समझाने लग गया भाई ऐसा वैसा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मतलब उसे ऐसा लगा कि इतना हर्ट होगा रिजल्ट से कि ये कुछ कर ना ले। हाँ, तो मैंने उसको बोला, मैं सीधी बोलना ही नहीं हुआ है। तो इतनी कहानी क्यों घुमा रहा है तू कि ऐसा। अरे हाँ नहीं हुआ, तो मैं आ रहा हूँ तेरे घर आ रहा हूँ। मैं तो 80 किलोमीटर दूर रहता है मेरे घर के, इतना कमजोर थोड़ी हूँ कि उसने मुझे पहली बार ये चीजें बताई थी कि रिजल्ट के बाद ऐसी चीजें हो सकती किसी आदमी के साथ। अरे मैं तू मेरे को नई चीजें मत सिखा कि ये चीजें होती है, तेरे को डिप्रेस नहीं होना। मैंने ये शब्द मेरे को नहीं पता है, नहीं हुआ तो अगली बार फिर करेंगे। सही वो बोला, पर फिर थोड़ा सा धीरे धीरे लगने लगा कि यार बहुत बुरा लगा कि हो जाना चाहिए था, मतलब क्योंकि 165 मेरा नंबर था, 6 नंबर इंटरव्यू में मिले तो 171, नॉर्मलाइजेशन हुआ 170.29 मेरे नंबर थे, कट ऑफ था 170.90, 170.90 एसआई का यूआर कैटेगरी का। तो मैं 0.61 से बाहर हुआ था और 0.71 मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। वही मेरा साथ का जो दोस्त था उसका हो गया अभी पोस्टिंग एसआई में। फिर उस सबके फोन आए, बोले कि यार कोई नहीं ऐसा वैसा करना ये वो, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिताजी रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे रिजल्ट की उनको बहुत ज़्यादा गम होगा। सुबह बताया मैंने, पापा ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले कोई बात नहीं बेटा यार। उनको भी थोड़ा बुरा लगा कि ऐसा वैसा बन गया था यार, ठीक हो जाता तो बढ़िया रहता, निकल ही गया था। तो बोले कोई बात नहीं बेटा कि, तो मैंने थोड़ा नर्वस भी लगा उनको। तो बोले तू ऐसी मत सोच कि अपने यहाँ पैसे नहीं है तो अब नहीं पढ़ाएंगे तुझे, और तू घर पे रह के तू तो कल जा। बोले बेटा एक बात उनने बोली थी कि एक सरपंच अगर हार जाता है तो 5 साल इंतजार करता है वो, 5 साल, उसको 5 साल इंतजार करके अगली बार फिर फॉर्म डालता है कि मुझे जीतना है। तो तेरे पास तो 1 साल है, अगले साल फिर भर्ती आ रही, तो क्यों टेंशन ले रहा है। तो उस समय टेंटेटिव में थी डेट की, अगले साल फिर आई। बिल्कुल।
तो उन्होंने बोला कि, तो वो बात मेरे दिमाग में आज भी चलती है कि वो आदमी 5 साल के लिए रुक सकता है, तो मेरे लिए तो मतलब और मेहनत, वो सरपंच तो फिर भी दूसरों पे भरोसे कि कोई वोट देगा नहीं देगा, कोई भी राजनेता, वो चीजें है, लेकिन मुझे तो खुद पे काम करना था ना। तो मैंने बोला ठीक है पापा, 2 दिन हुए, फिर बैग बस्ते बांधे और वापस चल दिए अपने इंदौर में सारी पढ़ाई हुई है। फिर तैयारी करी, स्टार्ट किया, मतलब फिर ऐसा ड्रीम था कि अब एमपी में टॉप ही करना है। मतलब बाहर हुए हैं तो लोग कोई नहीं जा रहे, लेकिन जब सिलेक्शन हो तो पूरा एमपी जानना चाहिए, एक मेरा वो था कि तभी आपके वो दोस्त का जो कोर्स था, शायद उससे आपने कहा होगा, तभी उसने ऐसी चीजें लिखी थी। तो वो भी फिर मैं आया सर पढ़ने के लिए, तैयारी चलती रही। एक महीने वही लाइब्रेरी, डीएवी भी लाइब्रेरी जो बहुत बेहतर लाइब्रेरी हुआ, मतलब अभी भी है ये भवर कॉपी, वहीं मैं सारी पढ़ाई मेरी, मतलब पढ़ना उसी लाइब्रेरी ने सिखाया था मुझे। और मेरे पीछे बहुत सारे लोग थे, तो वो मेरे साथ साथ लाइब्रेरी आना सीखे थे। उस समय प्राइवेट लाइब्रेरी कोई नहीं हुआ करती थी सर, 15-16 में बात कर रहा हूँ। यही एक लाइब्रेरी हो, इसमें भी बहुत मारामारी रहती थी कि एडमिशन किसका होगा, बेच चालू, क्योंकि एक ही लाइब्रेरी थी। लोगों को धीरे धीरे उसका महत्व पता लगने लगा था ना कि कैसे पढ़ाई एक समय बैठ के कैसे करना है। फिर मैं आया, चीज़ें वापस पढ़ने लगा, सब चीज़ें। जेल प्रहरी में मेरा नहीं हुआ, एसआई में मैं बाहर हो गया, पटवारी का रिजल्ट आया उसमें मैं बाहर हो गया, और उसके दौरान एएसआई में लॉन्ग जंप बाहर हो गया था, एसआई में बाहर हो गया, सारी चीज़ें। अब कुछ नहीं बचा था, मतलब अब फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना था। 1.5-2 महीने वही पढ़ता रहा। फिर एक दिन वापस एक दोस्त आता है, बोले घर चलना है। तो मैंने क्या, घर क्यों चलना है, मेरे को पढ़ना है। अरे नहीं तेरे, मतलब एक थे हमारे रिलेटिव, बोले उनका ऐसा हो गया। मैंने चलो ठीक है चलते। तो मैं कायदा तैयार व्यार होकर गया, घर से रूम सामान वामान रखा कि चलो चलते हैं। फिर बीच में गया, फिर मुझे एक थोड़ा सा ऐसा एहसास हो, मुझे खाना खिलाने लग गए वो कि खाना वाना खा ले। फिर मतलब घर से मैं 10 किलोमीटर दूर था और पता चला कि मतलब पिताजी का ऐसा हो गया कि उनका मतलब फ़ोन आया कि वो वहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कि जिनके लिए कर रहा था कि वो चीज़ें हुई। तो उस समय बहुत, मतलब ये पहली बार आंसू आ रहे, मैं कहीं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, अरे देखो ये चीजें ऐसी है जीवन में कि जो है रियल है, जिनके लिए कर रहा था। और फिर मैं समझ ही नहीं पाया, मतलब मैं क्या करूँ। एक 2 दोस्त थे साथ में, वो घर भी नहीं ले गए क्योंकि शाम को किसी घटना हुई थी, सुबह अंतिम संस्कार होना था। हाँ। तो फिर पता चला कि मतलब पिताजी का ऐसा देहांत हो गया। तो फिर वही बैठा रहा शाम को, मतलब मैं रो भी नहीं पाया उस दिन। कैसे रो, वो लोग बोल रहे कि थोड़ा तो, मतलब नहीं रो पाया मैं उस दिन की यार, जिनके लिए कर रहा था वो चीज़ें आज। तो फिर ये चीज़ें हुई, सब धीरे धीरे वापस हुआ। फिर देखा घर वालों ने, भैया मतलब मेरे भैया पिता समतुल्य आज भी, वो भी नहीं पढ़े लिखे हैं बिल्कुल। उन्होंने बोला कि यार ठीक है, पापा के साथ ऐसा हुआ है तो वो जहाँ भी होंगे वो चीज़ें देख रहे होंगे। उन्होंने फिर प्रेरणा दी कि यार आज अगर अपन हार के बैठ गए, और मतलब सर अगर मैं आज गांव पे जाता हूँ ना, तो मेरे गांव में सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन उससे 2 गुना कम होता है कि मेरे पापा नहीं देख पाए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो लोगों को मतलब बहुत हैं हमारे यहाँ ऐसे कि वो मतलब खुशी से ज़्यादा गम होता हूँ, और उस गम के लिए मैं खुश हूँ। क्या उसके पिता नहीं देख पाए ये चीज़ कि आज एमपी में टॉप किया, जो कि मैं 2010 और 2012 में था मेरा ऐसा कि मैं एमपी में टॉप मारना है बस एक बार कभी। तो वो जब आज मैं रिजल्ट जाके देखता हूँ तो उनको ऐसा गम, जब मैं अभी गांव पे पहली बार अभी 8-10 दिन पहले आया तो स्वागत किया, तो लोगों की आंखों में आंसू थे कि यार हाँ, कि आपने वाकई में चीजें करके हुई। तो वही हुआ, फिर वही वापस प्रेरणा सर। और सबसे मतलब यही सच्ची श्रद्धांजलि है आपकी। हाँ सर, पिताजी के लिए इससे अच्छा कुछ श्रद्धांजलि नहीं हो सकती आपकी। और मैं जस्ट, और सबसे मतलब भगवान ने भी क्या लिखा था कि हुआ, और 1 महीने बाद मेरी जेल प्रहरी की वेटिंग क्लियर हुई सर। मतलब एक सरकारी लेटर घर पे आता है, एक गांव वाले के लिए सबसे बड़ी चीज लेटर होता है कि वो जो ज्वाइनिंग लेटर आता ना, उससे खतरनाक चीजें तो कुछ होती नहीं। और 15-20 दिन बाद वो लेटर, मतलब पिताजी के 1.5 महीने बाद आता है वो लेटर। तो वो लेटर आया, घर वालों ने बोला चलो अच्छा हुआ नौकरी लग गई। तो उस दिन मुझे लगा कि यार कम से कम पिताजी ये देख पाते कि मेरे बेटे ने ये कर, भले वो जेल प्रहरी, हाँ, जेल किसी भी सरकारी नौकरी का ये होता। जेल प्रहरी मेरा सर चयन नहीं हुआ था, मेरी वेटिंग क्लियर हुई थी, होता है लेटर आता है। तो फिर मैंने थोड़ा बैठ के सोचा कि यार ये श्रद्धांजलि नहीं हो सकती अंतिम, कि मैं इसी तक सीमित रह जाऊँ। सही बात है। फिर मैंने भैया को बोला कि मैं ये नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला यार सरकारी नौकरी है छोड़ना, क्योंकि सर बहुत से गांव में ऐसे उदाहरण है कि जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी है, मतलब आज वो 60-60 साल के, लेकिन वो बोलते बेटा ये हमें नहीं करना था। तो मुझे ऐसा लगना था कि ये इतिहास मतलब मैं दोहरा ना दूं, मुझे इस इतिहास का हिस्सा नहीं बनना था कि लोग ये कहे कि इसका उस समय हो गया था, आज ये देखो गाँव में ये क्या कर रहा पड़ा हुआ है। कि मतलब छोड़ा है तो फिर उससे 2 गुनी मेहनत करके कुछ और अच्छा करना है। फिर ये हुई, और 2018 में रिजल्ट आया। और फिर मतलब 2018-19 किसी भी एस्पिरेंट के लिए सर सबसे बुरा दौर रहा था। 2018-19 में भर्ती का सूखा हो गया था, वैकेंसी के लाले पड़ गए थे। मतलब कोई वैकेंसी, उस दौरान ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 4 जैसी एग्जाम हुई, 1-1 नंबर के लिए मेरा बाहर भी हुआ, 1-1 2-2 नंबर के लिए। तो 2018-19 का दौर ऐसा चला कि मतलब बहुत भयंकर दौर रहा वो। फिर डेट तैयारी भी की, और उस दौरान मैं घर से एक शपथ ये लेके आया था कि मैं घर से पैसे नहीं लूंगा कभी।
क्योंकि मैंने स्थिति देखी थी, भैया भी मतलब मेरे से 2-1 साल ही बड़े थे, कि मतलब वो मेहनत करे और सारा मतलब घर को भी तो मेंटेन करना था ना। तो मैंने उनको बोल के आया था कि मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। मैं आया उस दौरान, मेरे सर रहे थे लखन सर, उन्होंने मतलब उसने बोला कि देवनारा आओ तुम तो रिफ्रेशर हो। उनके से मैं होलकर में पढ़ा भी था, होलकर साइंस कॉलेज में। तो वहाँ से मैंने एक लेक्चर लेना स्टार्ट किया। तो मैंने उनको यही बोला था कि सर मुझे एज ए प्रोफेशन नहीं आना है, मैं सिर्फ मेरी ज़रूरत के लिए कर रहा हूँ कि 1 लेक्चर 2 लेक्चर मतलब सर पढ़ाया और बहुत पैसा, आप भी जानते हो कि इंदौर में पढ़ाने में अच्छा खासा पैसा मिलता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो सर ने भी बोला था कि बेटा ये लालच में नहीं आना है, अगर तुम्हें आगे जाना है तो अगर ये ना कि आप पढ़ाने लग गए तो फिर खुद के लिए समय नहीं रहेगा। तो मेरा सर टारगेट था कि ऐसा, उस समय तक भी टारगेट था कि ऐसा ही जिसने दगा दी उसी के साथ कुछ करना है और टॉप मारना है एमपी में। मतलब वो पिताजी का भी एक वो हो गया था कि ऐसा ही बनना है 2 स्टार वाला ये वो, क्योंकि थोड़ा पीएससी में भी डीएसपी होता है ऐसा नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी लिखने का ऐसा मुझे लगता था कि मैं स्लो लिखता, एक तो मैथ्स वाला स्टूडेंट होता तो हमें क्या वो मैथ्स वाली चीजें मिलना चाहिए, कैलकुलेशन, वो शब्द जो आप लिखते हो वो हिंदी बहुत स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो थोड़ा इसलिए उसको मैंने साइड कर दिया था। और दूसरा सर, गांव में भी क्या होता है कि बहुत सारी कहावतें भी और लोग बोलते भी कि किसी को बोलो कि आप डीएसपी बन गए, आप आईपीएस बन गए, तो जो पुराने होते हैं वो यही बोलते कि अरे कम से कम दरोगा ही बन जाता, उसके दरोगा की वो वैल्यू है। वही सर। तो 2018-19 में पढ़ाना स्टार्ट किया, 1-2 लेक्चर लेता, मतलब सुबह 8 से 10 लेक्चर, फिर 10 से बजे डीएवी लाइब्रेरी, शाम तक पढ़ना, फिर शाम को जाना। फिर बीच में क्या सर, मुझसे 20-30 ऐसे बच्चे जुड़ गए थे कि वो ये चाह रहे थे कि आप पर्सनल हमें पढ़ाओ। लेकिन वो ये चीज़ें मैंने देखी थी कि बहुत सारे टीचर्स के साथ ऐसा हुआ है कि कोचिंग है, कोचिंग के बाद पर्सनल हुआ, खोल लिया, वापस दुकान बंद कर दी थोड़े दिन बाद, वो 2-4 चढ़ा देते हैं आपको। बिल्कुल सही बात है, खोल लो ऐसा कर लो। तो मैंने उनको बोला नहीं यार ये चीज़ें तो नहीं, तो मन की मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो मतलब मैं ठीक है, और मैं पढ़ाऊंगा। उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं हिंदी पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे सर हिंदी में 17 एसआई में 70 में से 69 नंबर थे, 69 नंबर, 70 में से 69, और इंग्लिश में 17 नंबर थे। तो इंग्लिश लेट हुई थी मुझे, तो उनका ऐसा था कि आप हिंदी हमें पढ़ाओ, तो वही हिंदी में पढ़ाने लगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि एक बार 69 आ गए तो जरूरी ना कि अगली बार आए, और सबसे स्कोरिंग वही सब्जेक्ट वही होता है। तो मैंने हिंदी पढ़ाई उनको, मतलब 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास पढ़ा था उनको। फिर उन्होंने सम्मान स्वरूप ऐसा बोला कि सर आप इतना मेहनत कर रहे हो, तो उन्होंने पैसे भी दिए, ऐसा नहीं कि नहीं लिए, उन्होंने जो भी था उनको लगा सबसे लिए बराबर वे। फिर वापस आए कि सर अब मैं एक बैच कंप्लीट हो गई थी, इन्होंने फिर भी एसआई नहीं आई, एसआई तो आई नहीं, मतलब वो 2019 में से एक टेंटेटिव डेट डली थी, जुलाई में परीक्षा होने वाली थी। तो उसके लिए हम बहुत डेडिकेट थे। जनवरी तक मैंने सबका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया था कि अब मुझे भी पढ़ना और तुम भी पढ़ो। तो सही जनवरी से चीज़ें चलती रही, लेकिन एसआई फिर नहीं आई, फिर कोविड आ गया बीच में। अब सबसे बड़ा संघर्ष वही कि कोविड आया, अब क्या करें क्या नहीं करें, तो फिर चले गए घर रहे, वो लंबा समय था। और उसी दौरान क्या है कि एक शादी वाला भी है मेरा अनुभव थोड़ा सा, कि मेरी एंगेजमेंट बचपन में हो गई थी, 2006 में लगभग हो गई थी। पिताजी ने कर दी थी कि 2 पिताजी हमारे इसमें हो जाती है कि कोई अच्छा लड़का दिखे या दिखे, तो मतलब ऐसा नहीं कि ये हो गई तो वही, मतलब एक बात हो जाती है, एक कमिटमेंट, एक जवान जो चलती गांव में कि भाई हमने दे दी जवान के यही करेंगे शादी, बस कहीं ना कहीं सर मतलब मेरे जो ससुर जी थे उनका भी देहांत हो गया था इसी दौरान। मतलब मेरी जो वाइफ है, सगाई होने के 5 साल बाद उनका भी देहांत हो गया था, हार्ट अटैक से हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी ये थी ना कि बच्ची की शादी हो जाए, क्योंकि सर समाज क्या है कि आज तो मैं मध्यम हूँ, लेकिन कल से मैं अगर किसी पोस्ट पे लग जाऊँ तो हो सकता है मुझ में ईगो आ जाए, बिल्कुल, और मैं उन्हें मना कर दूं कि मैं आज ये पोस्ट पे हूँ, आपकी लड़की में ना करूँ। तो उन्हें एक डर था ये कि ऐसा ना हो कम से कम, और एक ये भी डर था कि क्या पता है लड़का सफल हो ना हो, क्योंकि गांव में भी ऐसी बातें फैल जाती ना आपके बारे में कि ये वहाँ असफल, वहाँ असफल, क्या पता इसके भाग्य में असफलता लिखी हो। तो हो सकता है वो भी अनसिक्योरिटी वाला मामला था। तो 2011 में पहली बार मेरी शादी के लिए आए थे वो, 2011 में, जब मैं 11th में ही था, लेकिन उस समय थोड़ा पापा ने मैनेज करके वो चीज़ें बढ़ा दी। 16 में फिर से आया, वो रहता है ना अटैक, एक आता है, दूसरा अटैक आपको संभलने नहीं देता है हार्ट अटैक। तो 16 में समझो दूसरी बार ऑफर आया था मेरे पास कि आप, मतलब ऑफर क्या कि शादी करना है। तो सब तक मेरी 2014 से थोड़ी बात भी स्टार्ट हो गई थी कि यार एक रहता ना सर, उम्र रहती है कि आप थोड़ा समय तो कम से कम आपके फैमिली वालों को दो, मतलब वाइफ से बात हो गई थी स्टार्ट। तो बातें होती थी, तो तब लग गया था कि शादी तो इन्हीं से करना है, मतलब कि जो नेचर था वो जम गया था। पढ़ाई तो उनकी भी 8वीं तक ही हुई है, क्योंकि 8वीं के बाद गांव में थे, पिताजी का देहांत हो गया था, छोटी थी, गांव में स्कूल नहीं था, 8वीं से ज़्यादा तो पढ़ाई छूट गई थी, वो नहीं हो पाई आगे। तो पर 16 में मुझे ऐसा लगा था कि इन्हीं से करना है, लेकिन बातें यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो बोल रहे शादी कर, हम बोले शादी ना करें, दोनों बातें। मैं ऐसा था कि शादी हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, फिर वही उसी में मोह में मैं घुस जाऊँगा, ऐसा मेरा उस समय मानना था। ज़्यादा मेच्योर भी थोड़ा सा कम ही था। तो फिर उस समय 16 में चीज़ें हुई, फिर उन्होंने बोला कि हम और कहीं करेंगे। तो मैंने खुद फिर आगे रह के बात करी कि आपको ऐसा लग रहा था, आप एक स्टाम्प लिखवा लो कि मैं सरकारी नौकरी लग जाऊँ, फिर मैं शादी यहीं करूँगा। आपको ऐसा लग रहा है, अब जितने का हो आप एक स्टाम्प लिखवा लो, मैं शादी यहीं करूँगा। फिर पापा ने बोला कि बेटा ऐसा लग रहा हो तो अपन
तेरी पढ़ाई के चक्कर में ठीक है, उनको तो कम से कम दे कि उनको वो चाहते हैं कि नहीं करना तो फिर और ठीक है, उनको विकल्प तराश ना दो। तो मैंने बोला मन पापा शादी तो वहीं करेंगे। पापा आप समझ गए क्या है कि इसकी बात होती है, कुछ ना कुछ तो होती है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो वो फिर मान गए सब 2-3 साल के लिए, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगा कि बातों से कि यार लड़का सही है, जो भी दूसरी जगह से फीडबैक उन्होंने लिए तो वो चीज़ें हुई। तो उस समय थोड़ा हो गई चीज़ें, फिर वही एसआई वाला दौर रहा, कोविड आ गया। अब कोविड के जस्ट 2 महीने पहले ना तो सर एसआई की भर्ती जिसके लिए रुके थे, कुछ भी चीज़ें ऐसी सामने दिख नहीं रही थी। तो फिर मैंने बोला शादी कर लेते हैं यार, अब क्या पता कृपा वहीं अटकी हो, कृपा वहीं अटकी हो, ऐसा ना हो कि अपने लेडी लग अपने साथ छुपाओ वहाँ पे थोड़ा सा। तो 20 में शादी प्लान हुई, अप्रैल में शादी थी, लेकिन शादी के पहले फिर कोविड आ गया। कोविड आया, जनवरी से सारी चीज़ें बंद, हम भी सब घर वर चले गए। शादी तो फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई कि सब मतलब हाँ, सब चीज़ें तब तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी शादी की, क्योंकि गांव में से 2-3 महीने पहले ये चीज़ें हो जाती है, क्या हलवाई करना है क्या करना है। हाँ। तो फिर शादी कैंसिल हुई, अप्रैल में बैठा 4 महीने। फिर एक दिन बाद पता चला कि सरकार ऐसी परमिशन दे रही कि 5 लोगों की उपस्थिति में आप शादी कर सकते हैं। मेरे को जो सब इंस्पेक्टर राहुल है उसका फ़ोन आया कि देवन भाई शादी तुम्हारी थी तो कर लो यार, बहुत अच्छा अवसर है ये तो। हाँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बेरोजगार के लिए इससे अच्छा क्या अवसर हो सकता है सर, 20-50 हज़ार में शादी निपट जाए, किसी को बुलाना पड़े, 5 लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपदा में अवसर है अपने लिए, ये समस्या भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वाइफ समझदार थी, तो ऐसा ना कि शादी हो गई तो मेरे ऊपर ही टंग जाएगी, ऐसा भी नहीं था। उनको मतलब ऐसा था कि 1-1.5 साल हमारे इसमें ये होता ना सर, शादी होने के बाद भी 1-1.5 साल तक लेके नहीं आते हैं। हाँ, तो मैंने ये था कि ये जो एक प्रेशर बन रहा था, बहुत ज्यादा गोना प्रथा कहलाती है शायद। हाँ, गोना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो मैंने यार ये प्रेशर को अपन रिलीज करें थोड़ा सा। तो शादी करके फिर 1-1.5 साल का मतलब मुझे अपने आप में समय मिल जाए कि अब ये शादी भी हो गई, 1.5 साल का समय भी रहेगा। शादी हो गई, 20 में बढ़िया व्यवस्थित सब काम हुआ। फिर 20 से हम आए वापस। तो उस समय सर एक रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म मैं डाल चुका था, लेकिन पहली लहर दूसरी लहर के बीच में वो एग्जाम होने वाली थी। तो उसके लिए थोड़ा मैंने सोचा कि यार ये एग्जाम अच्छी है, पढ़ लें, टायर 1 टायर 2 2 लेवल में होती। टायर 1 मेरा निकल चुका था, उसके बाद थोड़ा मैं टायर 2 के प्रति सीरियस हुआ कि कम से कम कुछ तो हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, उसमें लेवल 6 तक पोस्ट थी, अच्छी पोस्ट थी। तो यार एसआई तो आ ही नहीं रही है, उस समय भी एसआई के कोई ठिकाने नहीं। फिर थोड़ा सा मेरा फॉरेस्ट के प्रति भी रुझान हुआ, क्योंकि ये उस समय का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने लगे। और इस दौरान सर ये भी बता दूं कि मेरे 16 से प्रीलिम्स लगातार निकल ही रहे थे पीएससी के। 16 में निकला, 17 में निकला, 18 में निकला सारे। लेकिन क्या होता है कि मेंस मतलब वो लिखने की शैली ही नहीं थी मुझ में। एक बार मैंने 18-19 में ट्राई किया भी सही कि थोड़ा लिखूं, लेकिन वो लिखते लिखते क्या पता हाथ दर्द करने लगते थे। मतलब ऐसा अंदर से एक फोबिया बैठ गया था कि मैं लिख नहीं सकता था। तो मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के प्रति ज्यादा था। तो हो सकता भगवान ने मेरे लिए सुनी कि फॉरेस्ट को ऑब्जेक्टिव कर दिया। उससे पहले डिस्क्रिप्टिव होता था। डिस्क्रिप्टिव होती थी ना। हाँ। आप देखेंगे 2018 की भी शायद डिस्क्रिप्टिव नहीं, 2018 में पहली बार ऑब्जेक्टिव हुई है। 16 वाली डिस्क्रिप्टिव थी सर। 16 की मेंस मैंने भी डिस्क्रिप्टिव दी थी इसकी। और 16 उस समय मैंने भी दिया था सर, वो सब्जेक्ट भी लिया था, पर वो डिस्क्रिप्टिव वाली सर हमेशा मेरी कमजोरी रही थी। फिर मैंने सोचा 18 वाला तो निकल गया, प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला। फिर 19 के लिए मैंने फोकस किया। मात्र 6 पोस्ट थी उस समय 2019 में। काफी कम पोस्ट थी। की पोस्ट शायद रेंजर की शायद ना थी 2019 में। 6 पोस्ट थी शायद केवल। हाँ, 2018 में केवल 6 पोस्ट एसीएफ की थी। वो 6 के लिए भी मैंने सोचा कि 6 है, 6 तो है कम से कम। खूब पढ़ा प्रीलिम्स, पर 2-4 नंबर से प्रीलिम्स नहीं निकल पाया 2019 वाला। और फिर 2019 में ये रेलवे का भी था, तो उनके यार कम से कम रेलवे के लिए थोड़ा पढ़े कि एक अच्छी एग्जाम है। और सुना भी था लोगों के मुंह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी बहुत बेहतर जॉब होती है, अलाउंस सारे अच्छे मिलते हैं। तो रेलवे का सर उस दौरान मेरा चयन भी हुआ। हाँ, और एक जेल प्रहरी का था सर। इस दौरान मेरा 2 बार जेल प्रहरी के लिए और चयन हुआ। मतलब कुछ विकल्प नहीं बचा था मेरे पास कि मैं क्या करूं, कोई सी एग्जाम की तैयारी आती थी तो ले दे के जेल प्रहरी आती थी बस। व्यापक एग्जाम में कोई एग्जाम आती थी तो जेल प्रहरी आती थी, वो निकलती भी थी। पहली बार मैंने ज्वाइन नहीं किया, बैतूल मिला। दूसरी बार हुआ मुझे आगर मालवा मिला, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया कि एक बार और ज्वाइन। वो दूसरी बार सिर्फ इसीलिए फॉर्म डाला था कि पहली बार कोविड था, कोविड ने ये एहसास करा दिया था कि सरकारी नौकरी मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आत्मसम्मान के साथ साथ पैसे वाली बहुत अच्छी चीज है। हाँ, बिल्कुल। तो 19 कोविड के बाद बीच में, नहीं तो आप जैसे सोच रहे होंगे कि यार एक बार जब जेल प्रहरी ज्वाइन किया दूसरी बार फॉर्म क्यों डाला, वो इसीलिए डाला था कि कोविड जैसी स्थिति फिर ना आ जाए, कम से कम कुछ तो रहे। फिर जेल प्रहरी का फॉर्म डाला, फिर निकली, फिर आगर मालवा मेरी पोस्टिंग भी हुई थी। तो मैं वहाँ गया, मैंने बोला सर 3 लेटर आते हैं आपके पास रिमाइंडर करके। तो फिर आखिरी उनका कॉल भी आया, तो फिर सर मुझे 3-4 महीने का रिले वो दे दो। तो बोले नहीं बेटा, आपको ऐसे 3 लेटर पहुंचा चुके हैं, अब आप क्या, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग पे भेजना है। तो फिर एक घर वालों से बात करी कि क्या करूँ, नौकरी है नहीं और जेल प्रहरी मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि क्या मन है, तो मैंने कि मेरा तो नहीं। तो बोले छोड़ो, नहीं करना। फिर वही लिख दिया कि नहीं करना ज्वाइन। फिर 19 में रेलवे का है, और 2019 की भर्ती थी। ज्वाइनिंग हमारी 2023 में। जैसे मैं अभी रेलवे में कार्यरत भी हूँ, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के तहत राजकोट मंडल में द्वारका स्टेशन पे, अभी पिछले 1 साल से।
तो रेलवे का में चयन हो जाता है, 19 का प्रीलिम्स निकलता नहीं है, 2020 का फिर फॉरेस्ट के प्रति जो एसआई के प्रति डेडिकेशन था वो मेरा फॉरेस्ट शिफ्ट हो चुका था। बिल्कुल 2020 के लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, प्रीलिम्स निकला, पोस्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन सर उस समय क्या तीन चीजें चल रही थी। जो 2013 का कांस्टेबल था जिसमें मैं बाहर हुआ था, 20 में मैंने फिर फॉर्म डाला क्योंकि नौकरी नहीं थी मेरे पास। जेल प्रहरी भी इसीलिए डाला था कि नौकरी नहीं थी, जेल प्रहरी ज्वाइन नहीं करी, कांस्टेबल फिर फॉर्म डाला और दौड़ा भी सही वापिस में 2023 के पहले 22-23 में मैं दौड़ा। सुबह थोड़े लेट नाइट पढ़ने की आदत है तो सुबह लेट ही उठता था, तो वही 8-9-10 बजे से शेड्यूल होता था पढ़ने का स्टार्ट। दिन में पढ़ना 4-5 बजे तक, 5 बजे दौड़ने जाना ग्राउंड पे, क्योंकि 800 मीटर रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट तीनों चीजें थी और वो मैं देख चुका था कि इतनी आसान तो नहीं है। 5 बजे दौड़ना 1-1.5 घंटे खुद से, क्योंकि आप किसी के साथ अटैच रहते हो, थोड़ी मेहनत ज्यादा, बच्चों के साथ ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। थक गए तो शाम को फॉरेस्ट का मेंस कैसे पढ़ेंगे, दिन में रेलवे पढ़ना, शाम को फिजिकल के लिए दौड़ना और रात में फॉरेस्ट का मेंस पढ़ना, क्योंकि फॉरेस्ट का मेंस थोड़ा लेट था, पहले रेलवे की एग्जाम, तीनों चीज साथ साथ में चल रही थी। और वो इसलिए कि एक नौकरी की तलाश थी, बस जेल प्रहरी को छोड़ चुका था। और कांस्टेबल में भी क्या रेडियो की भर्ती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था, बच्चों ने बताया था कि रेडियो की ऐसी पोस्ट है कि आप उसको ऑफिशियली रहती है, कुछ और पढ़ सकते हैं, मुझे कुछ और जाना था। बिल्कुल बिल्कुल। कांस्टेबल में क्या है कि आप एक बार ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग करना पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग पर सर नहीं पढ़ सकते, थोड़ा ये चीजें थी। तो फिर वही चीजें चलती रही, फिर मैं कांस्टेबल में फेल हुआ, वापस रनिंग में फिर फेल हुआ, फिर आया क्या चल रहा जीवन में, फेल हुआ। और फिर सर 1 महीने मतलब बहुत भयंकर पड़ा था फिर तो, कि अब ये 22-23 की बात है कि अब तो लेना ही है। मतलब वो रहता ना कि वो असफल लोग कहानी सुनाते, इसने ये किया था, उसने वो किया था, इसका ये हो गया था, उसका वो हो गया था, मन की ये मेरा इतिहास बन रहा है, ये इतिहास नहीं बनना चाहिए आगे कि यार ये लोग मतलब तारीफ भी करेंगे और गाली भी देंगे कि जब हो गया तो कल लेना था, ये नहीं हुआ आज। मतलब एक कहते हैं ना कि आदमी के पास कुछ नहीं हो तो पढ़ाने लग जाओ, एक सर टीचर का एक ये भी है ना, कहते हैं कि कुछ ना हो तो पढ़ाने लग जाओ। तो कहीं ना कहीं लोग आपके मुंह पे तारीफ भी करते, पीठ पीछे गाली भी देते हैं कि यार ऐसा है, वो वाली चीज है। तो मैं वो भी चाह रहा था, मैं मतलब पढ़ाने में भी सर स्किल बहुत है, मेरा यूट्यूब चैनल भी था, लोगों को आपको नहीं पता होगा। कोविड में मैंने यूट्यूब चैनल में सर पढ़ाया भी सही, भारत रत्न के वीडियो जो है, GS उनको पढ़ाया। कोविड में मैं मतलब कैसे अपने आप की पढ़ाई मेंटेन करूं, इसके लिए 10th के बच्चों को बुलाया घर पे, भर कोविड में 1 घंटे की क्लास लगाता था। उसके 1 घंटे बाद फिर बच्चे थे, उनको GS पढ़ा था, जबरदस्ती पकड़ के लाया, जो बारी के, ताकि मेरी भी पढ़ाई हो सके, टाइम पास भी हो सके कोविड में। तो वो पहली लहर तो ऐसे कर करके कम से कम निकाली। तो उस समय क्या ना कि जैसे सर लंबा संघर्ष होता जा रहा था, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करें। मतलब क्या होता ना, जैसे आज बहुत से मेरे से दोस्त है कि यार मैं 10 साल से लगाऊं, 8-10 साल से लगाऊं, तो मैं उनके इसमें देखता हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अपने आप को कैसे बैलेंस करें। तो 2019-20 में ये चीजें हुई, फिर 20 का मेंस, वो कांस्टेबल से बाहर रेलवे में फिर मेरा चयन हो जाता है, मतलब टायर निकल जाती सारी चीजें। और उस समय फॉरेस्ट का मेंस भी था, तो फॉरेस्ट के मेंस और रेलवे दोनों साथ साथ में थे। तो 2020 का मेरा फॉरेस्ट मेंस में नंबर अच्छे नहीं थे, मेंस तो निकल गया, लेकिन ऐसा था कि इंटरव्यू में ऐसे थे कि बहुत बेहतर नंबर लेके आने हैं, तभी मतलब 50 में से 45+ नंबर अगर मैं लेके आऊँ तभी मेरा चयन होना था। तो उस समय मैं रेलवे की ट्रेनिंग पे भी चला गया, तो वहाँ से तैयारी नहीं हो पाई, उस समय एकदम डेट आ जाती है, वहाँ से आके इंटरव्यू दिया और फिर 2020 में चयन नहीं हो पाता है। 21 का मेरा प्रीलिम्स निकला हुआ था, और 21 का प्रीलिम्स में सर ये मान के चलो कि किस्मत कहते हैं ना, आदमी को जहाँ लेके जाना होती है वहाँ लेके जाती रही। 21 का मतलब प्रीलिम्स मैंने बिना मूड के दिया था, मतलब कि क्या पता, इच्छा ही नहीं थी देने की, तैयारी नहीं है कुछ भी तैयारी नहीं। लेकिन वो चीज़ है ना कि आपके पुराने कर्म आपके काम आते। जो मैंने हिंदी पढ़ाई 2021 के, आप देखोगे 20, 21, 22 में हिंदी जिनकी बहुत बेहतर थी, पूरे में से पूरे नंबर आ गए। तो सीसेट में मेरे इतने नंबर थे कि GS का जोड़ नहीं आ पड़े, मतलब एक एवरेज नंबर भी अगर आते हैं तो सीसेट में इतने नंबर हो गए थे। तो प्रीलिम्स निकला, और इसमें क्या होता है ना सर, कैटेगरी आपकी यहीं बढ़ जाती है। प्रीलिम्स से कि आप ACF के लिए आपका निकला है कि उसके लिए निकला है। तो वही था कि 3 ACF की पोस्ट थी, UR में 3 या 9 में मैं आ चुका था। तो मैंने फिर वापस सोचा, रेलवे मेरा ज्वाइन हुआ नहीं था, तो फिर पैसों की भी समस्या थी थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाना भी मैंने बंद कर दिया था। तो अब वो दौर में क्या करूँ। उस समय फिर 1-2 दोस्त थे मेरे, उनसे फिर सर, और ये इन दौरान मेरे ऊपर 1.5-2 लाख का कर्जा भी हुआ है। मतलब मेरे दोस्त भी ऐसे थे कि उन्होंने आज तक पैसे नहीं मांगे, लेकिन मेरे ऐसे दोस्त सभी को मिलना चाहिए भाई। सर मैंने कहा ना कि जो इनके कोर्स थे, और मैंने जब इनसे चर्चा की थी, हमारी एक रोज फोन पे आधा पौन घंटा, करीबन 1 घंटे करीबन हमारी चर्चा हुई थी। इन्होंने सब चीजें बताई थी, मैंने जैसे जैसे इनके स्टेटस भी ये जो मैंने बताया वो लिखा, लेकिन आज इनकी चीजें सुना है कि यदि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल वैसी की वैसी चीजें। तो ये वही चीजें थी सर, क्योंकि क्या ना सर कि कुछ मतलब मैं से प्रेरित होकर नौकरी लग गए थे। मेरे 5-10 ऐसे दोस्त थे कि मेरे संघर्ष मुझसे मतलब मैंने पढ़ाया उनको, ऐसा नहीं, और पढ़ने आते थे वो, नौकरी सब लग गए। तो वो सपोर्ट करते थे कि यार ये पैसे हम भेज रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं उनके पैसे लेके भूल गया, मैंने लिखे हैं, बाकायदा लिखे कि यार, क्योंकि सर पैसों का कर्ज बहुत बेकार होता है, वो नहीं रखना किसी का। 10 हो तो 10 दे दो आप,
क्योंकि क्या होता है ना कि वो बाद में चीजें खटकती है फिर दिमाग में कि ठीक है उन्होंने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन जब आप अच्छी पोस्ट को, तो किसी ने 10 दिए तो किसी ने बेचारे ने 20,000 50,000 भी दी, तो 70,000 एक आदमी का कर्जा था। तो मेरी पहली सैलरी तो मैंने बड़े भैया, मतलब पिता समतुल्य भैया और माता जी दोनों को घर पे 1 रुपया ना रख के पहुंचाई, लेकिन दूसरी सैलरी जिनने मुझे उधार दिया था उनका हर बकायदा वो खुद भूल गए भेजें, और उनको फोन किया कि ये पैसा स्थापना, अरे भाई क्यों दिया, मैंने किया अब तो मैं अच्छी जगह पे हूं ना, तो साल भर से मैं भी कुछ मतलब सैलरी अच्छी खासी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ पैसा नहीं, क्योंकि मैं दे रहा हूँ उनको। बिल्कुल सारी चीजें कम से कम हो ना, तो वो उनको भी ऐसा लगता है, वो भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि ये चीजें याद रखते हैं। फिर धीरे धीरे हुई चीज 21 में, फिर 21 की कोचिंग के लिए मुझे पैसे एक दोस्त से उधार लेना पड़े कि यार अब मेरा टारगेट था कि अब ACF बनना है। 2020 में ऐसा था कि मतलब बनना ऐसा कि कर सकते हैं, 20 में इतना अच्छा किया, तो 21 में फिर बहुत तैयारी की। उस दौरान ट्रेनिंग पे भी रहा। आप ट्रेनिंग पे क्या सर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रेनिंग पे मेरा रिजल्ट आ गया था। ट्रेनिंग से फिर एक और चीज हुई कि कभी सभी आपके लिए फरिश्ते भी आते हैं। ट्रेनिंग के सर थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा वो स्टोरी। बिल्कुल कि उदयपुर में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या था कि 4 बजे हम सब फ्री हो गए थे, 5:30 बजे ट्रेन थी, जाना था हमें राजकोट डिवीजन में, रिपोर्ट करना था। हमारे सारे दोस्तों ने बोला कि यार ट्रेन आज नहीं पकड़ पाएंगे, कल चलते हैं, 2 दिन का समय मिलता है हमें रिपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने सबका रिजर्वेशन कल किया, मैंने 1 दिन पहले का रिजर्वेशन किया। मैंने इसलिए रिजर्वेशन किया कि मैं राजकोट जाऊँ, मेरी आमद दूँ वहाँ पे कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और वहाँ से भाग के मैं सीधा इंदौर आ जाऊँ कि मैं 1 महीने तैयारी कर लूँ मेंस की 2021 की। मैंने वही किया। 5 बजे की ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद गया। अहमदाबाद से उस दौरान था एक दोस्त था राहुल श्रीवास्तव करके, उसको मैंने कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा है, भागना कैसे है मुझे वहाँ से ट्रेनिंग, मतलब ज्वाइनिंग नहीं करना और मेरे खिलाफ चार्जशीट ना आए, ऐसा कुछ ना, भागना कैसे ये बताओ। तो उसने बोला क्यों भागना है तुमको? मैंने यार मुझे मेरी तैयारी करना 1 महीना है और ये अंतिम है मेरे लिए। बिल्कुल जो मैं चाहा वहाँ मैं पहुँच सकता हूँ इस बार, क्योंकि एक तो सर वो स्टार का सपना था, तो रेंजर में 3 स्टार भी होते हैं। सोच मेरी रेंजर तक की, ACF तक नहीं थी, वो तो बात की बात है। सोच रेंजर तक की नहीं कि बन जाए बस, स्टार पीछे नहीं, स्टार मिल जाए और वर्दी मिल जाए। एक वो था ना, पिताजी का भी सपना था शुरुआत से कि वो चीजें मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि क्यों आना तुमको? तो मैंने कहा ये चीजें। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा करो, अभी 1 महीने तुम्हारी पोस्टिंग नहीं होना है, वेटिंग फॉर ऑर्डर के लिए बैठना है, और उस वेटिंग फॉर ऑर्डर में तुम्हें कुछ काम नहीं रहेगा, डेली अटेंडेंस लगाना है, वापिस अपने रूम पे आना है। तो मैंने क्या करे? तो बोले राजकोट में होटल किराए से ले लो, एक बढ़िया अच्छी होटल ले लो। तो उसकी बात थोड़ी मेरे, क्योंकि बोले तुम इंदौर में आ गए हो, इंदौर में अगर तुम आ गए, अब तुम जॉब वाले हो, तुम्हारे पास पैसा भी है, तो यहाँ 4 दोस्त भी है तुम्हारे, पार्टी भी देना पड़ेगी, आज यहाँ पार्टी आज वहाँ पार्टी, इसी में निकल जाएंगे 20 दिन। बोले इससे मिलना, रिश्तेदार से मिलना। तो बोले क्या करा ना कि वहीं ले लो तुम, वहाँ से बेहतर तैयारी तुम्हारी नहीं हो सकती। तो मैंने सर MP मध्य प्रदेश की MPPSC तैयारी गुजरात में रह के की, राजकोट में, और वहाँ पे 2-3 दिन पढ़ा। फिर सोचा क्या लाइब्रेरी जरूरी है लाइब्रेरी। तो सर गुजरात में क्या लाइब्रेरी का सिस्टम बहुत बढ़िया बना, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, बहुत शानदार लाइब्रेरी। वहाँ पे एक लाइब्रेरी ढूंढी गुजरात में, राजकोट में, वहाँ पे लाइब्रेरी मिल गई। 5-7-8 घंटे वहाँ पढ़ता था दिन में। मेरे मतलब 2 बहुत अच्छे दोस्त भी थे बेचारे। क्या सर एक रूम में जब आप रहते हैं तो उनको सोना भी तो रहता है ना, जब आप 2 बजे तक लाइट चालू करके पढ़िए। बहुत छोटी छोटी चीजें कि क्या मतलब रूम पार्टनर से लड़ाई, मतलब वो पति पत्नी वाली लड़ाई चलती रहती है कि खाने वाने की लड़ाई। तो वो बेचारे क्या थे कि अब कैसे मैं 2 बजे तक पढ़ूं, वो बेचारे ओढ़ाड़ के कैसे सोए, लाइट चल रही है। आप क्योंकि शेयरिंग में हमने एक होटल लिया था, एक रूम लिया था। तो फिर उन्होंने बेचारों दोनों ने बोला, बहुत सपोर्ट रहा उनका, कह रहे देवेंद्र भाई तुम पढ़ो, हम ओढ़ाड़ के सो जाएंगे सब। किशोर और जुगल किशोर करके 2 लड़के थे कि तुम तो पढ़ो। तो उनका भी दोनों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। वो 1 महीना जो मेरे लिए सबसे अच्छा था कि यार तुम पढ़ो, हम तुम्हारे अटेंडेंस भी लगा के आ जाएंगे। और ये बात तो थोड़ा सा, तो वो चीजें भी सब चलती रही कि जो कुछ काम होगा वो हम देख लेंगे, तुम बस लाइब्रेरी जाओ पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ पढ़ो, ये काम करो तुम। तो उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया था कि बस पढ़ना, मतलब सपोर्ट इतना था ना कि खाना पार्सल रूम पे आ रहा है, चाय रूम पे आ रही है, सब चीजें रूम पे आ रही, सब चीजें 1 महीने तक उन्होंने खूब मैनेज की। फिर मैं वहां से पेपर देने एक दिन निकला और इंदौर आया। GSCC मेरा सेंटर था। जैसे ही आप जब सर पेपर देके निकलता है ना, तो एक फीलिंग, गट फीलिंग आती है अंदर से, इस बार काम हो गया, इस बार काम हो गया है। बस अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की। रेलवे में भी हुआ तो आई गई थी आवाज की इस बार, क्योंकि हुआ था और मैंने घर फोन कर दिया था कि इस बार मतलब हो गया तुम्हारा लड़के का, अब कोई समस्या नहीं आने वाली। इसमें भी दे के आया, और जब आया घर भी नहीं गया, मतलब वहां से आया, क्योंकि सर जब आपका विभाग आपको इतना सपोर्ट कर रहा तो आप उसके साथ ज्यादा दगाबाजी नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने रेलवे में जब हूँ बहुत सपोर्ट रहा, मेरे साथ में भी जो काम करते हैं ना, मतलब ड्यूटी मेरी रहती थी, ऐसे ड्यूटी आवर्स में लगाते कि जहाँ मैं पढ़ भी सकता हूँ। उनको पता चलेगा इसका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के दौरान भी पढ़ना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वापस गया और फिर 2 दिन बाद आंसर की आती है। तो भैया ने बोला कि यार पिछली बार 255 नंबर थे, तो इस बार 290 हो जाना चाहिए, तो सिलेक्शन हो जाएगा। बोले 50 नंबर तो कम से कम ज्यादा होना चाहिए।
तो मैं जोड़ते जोड़ते 330 हो गए नंबर। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि इतने नंबर कहाँ से हो गए। तो फिर मैंने वो साइड वाला को दोस्त में, तू जोड़ यार, क्या पता मैं कहीं 230 को 330 तो नहीं कर रहा हूँ। तो उसने बोला अरे सही में तो 330 ही नंबर हो रहे तुम्हारे। फिर मैंने भैया को फोन किया, मतलब भैया हर चीज मतलब वही पिताजी जैसे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक नंबर का अंदाजा रहता ना सर कि सरकार 272 पे बनना है कि 350 पे बनना है, इतना तो आइडिया था उनको कि कितने में सरकार बनना है। बिल्कुल बताया 335, अरे हो गए, बन गए अपन तो रेंजर इस बार। मतलब पर वो चोट इतनी खाई थी तो उनका मतलब वो ऐसा जोड़ते थे कि 335 नंबर भी है तो अगर एक नंबर देंगे इंटरव्यू वाले तो 336 अपन बाहर हो रहे कि नहीं हो रहे, 0 नंबर दे रहे 300। तो उनका ऐसा मानना था कि मेंस में इतने नंबर लेके आ जाओ कि इंटरव्यू वाले 0 नंबर दे। 0 नंबर तो भी कोई रोक नहीं पाया, एसआई में चोट हो चुकी थी। बिल्कुल हाँ, सब एसआई में 0.6 से नॉर्मलाइजेशन से बाहर होना, तो उन्हें सब प्रोबेबिलिटियां देखी कि यदि 0 नंबर मिले तो भी तो सिलेक्शन हो रहा ना इसमें। इस बार भी हमने कुछ डिप्टी कलेक्टर से किए, बहुत एग्जांपल है। मतलब मेंस की जो आपने लाइन बोली ना, मेंस के नंबर ही अंत में मैटर करते हैं। मेंस में सर सबसे ज्यादा आपका वही रहता है, मेंस का जो रहता है जो भी खेल में। और फिर रिवाइज आंसर की में भी नंबर बढ़े, फिर वही वापस गए रेलवे में, वहीं तैयारी व्यारी करी, इंटरव्यू की डेट आती है, उस दौरान तैयारी के दौरान ये चीज़ें चलती रही। फिर मैं चंद्रमोहन भाई से भी मिले, सर से भी मिले, सर ने भी वो चीज़ें बैठ के थोड़ा फॉरेस्ट की बारीकियाँ बताई कि क्या क्या चीज़ें होती है। उन्होंने ये भी बताया कि इंटरव्यू में मतलब नॉलेज मैटर नहीं करता है, आपका कितना नॉलेज है क्या है। मतलब मैं सर इंटरव्यू दे के आया ना, तो मैं तो इंटरव्यू वालों को भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतने नंबर कैसे दे दिए, 34 नंबर। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि नॉलेज के नंबर दिए हैं। बिल्कुल उन्होंने क्या पता मतलब क्या चीज़ें देखी कि फिर मैंने बाद में एक दो भैया से बात की तो बोले बेटा वो सब सवालों के जवाब पे नंबर नहीं देते हैं कभी। मतलब ये और एक दो तो मतलब मेरे भैया भी रेंजर, वो उनको पीएससी की विश्वसनीयता पे इतना विश्वास हो गया कि एक ऐसा आदमी टॉप मार सकता है हमारे बीच में से, कि एक ऐसा आदमी निकला। मतलब पहले सर आज भी बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणाएं हैं कि बड़े पदों पे कोई अलग ही लोग जाते हैं, मतलब कुछ वो अलग ही लोग आते हैं या कई अलग से ही बने होते हैं। तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपने टॉप ही मार दिया और उन्होंने सारी मेरी हिस्ट्री भी देखी, सारा इतिहास देखा, तो उनको उस दिन से पीएससी में मतलब ऐसा भरोसा हो गया। तो मेरा ये मानना है ना कि बहुत सारे मतलब बीच बीच में मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई थी कि ये चीजें दूसरे लोगों के लिए होती, तो ऐसा ना हो। और फिर 2021 में आए और फर्स्ट रैंक आ गए और सर आपके सामने यही पूरी जर्नी है। नहीं, एक चीज़ जो आपने बोला ना बीच में कि इंटरव्यू में नंबर्स आपको क्यों मिले, आप उसका रीज़न बता दे रहा हूँ कि जब आपने सरकारी सर्विस ज्वाइन कर ली तो क्या होता है ना, एक मैच्योरिटी देखी जाती है। तो जो आपने जॉब वो कर लिया था ना एक साल, तो एक्चुअली में कई लोग मैच्योर पहले से हो जाते हैं, लेकिन चूंकि अपन अगर वो जॉब कर लेते हैं तो वो एक फिक्स क्राइटेरिया अपन को नहीं पता लग रहा, लेकिन अपन उनकी नज़र में जब आप बैठोगे ना इंटरव्यू वालों के साथ तो उन्हें पता होता है कि हाँ यार ये है इंटरव्यू में नंबर, आपको भले ना फील हो, लेकिन वो समझ जाते हैं कि यार हाँ एक मैच्योरिटी आ चुकी है। मेनली वो पर्सनालिटी टेस्ट है, और पर्सनालिटी का मतलब है जब सरकारी नौकरी आप करने लगो, मैं तो कहूँ प्राइवेट भी करने लगो, आप जैसे टीचिंग भी करने लगो, तो उसमें एक मैच्योरिटी आ जाती है। तो इंटरव्यू तो नंबर तभी बढ़ते हैं उसमें। सर ये चीज मैंने अभी देखी बच्चों में भी कि सब लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए जो स्पेशली तैयारी करते हैं वो अपने उस नॉलेज को बढ़ाते हैं जो मेंस में आना चाहिए। मेंस की तैयारी को बहुत ज्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन यदि रियल में कहा जाए तो सर वो नॉलेज एक जगह पर रह जाता, क्योंकि यदि एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तब तो आपको नॉलेज नहीं बचाएगा, वो आपको सिचुएशन बताएगी, और वो व्यक्ति की मैच्योरिटी जैसा जैसा उसने फेस किया वही चीजें होती है। नहीं, जो आपका जैसे हम लोगों ने पूरा सेशन देखा ना, तो हकीकत है कि आपका जो बोलने का है बड़ा नेचुरल है। आपको उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है अपना बैकग्राउंड बताने में। बहुत सारे क्या होता है ना, जो इंटरव्यू में बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आपको लोक सेवक बना रहे हैं, आपको एक सामान्य आदमी के साथ काम करना है, समझना। तो ये चीज़ देखी जाती है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो जुड़ने वाली है कि नहीं, ये नंबर पे बहुत मैटर करती है। हाँ देखिए, कुछ अपवाद होते हैं जो अपन को नहीं लगते कि इनको क्यों मिल गया, लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया बताऊँ 90% आपकी मैच्योरिटी और आपका जो होता है ना कि सामान्य बिहेवियर, ये बहुत मैटर करते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहे हैं इंटरव्यू उसमें हम यही देख रहे हैं कि जो ईमानदार ज्यादा से ज्यादा रहो, बस प्रेजेंट करो, बहुत दिखावापन वाली बात ना हो। दूसरी चीजें आप बहुत ज्यादा दिखाएंगे वहां पर, तो आप दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं तो फंस जाएंगे, और जब फंस जाएंगे ना तो आपको लगता है कि हाँ अब तो हम निपट गए। अब उस समय आप बहुत अच्छी चीजें करना चाहिए, लेकिन आपका फेस जवाब देगा सर इंटरव्यू में। बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने जब 2020 के इंटरव्यू है ना, 2020 के इंटरव्यू हुए तो आज तो अपन 21 वालों के साथ बैठे, 20 में भी जैसे बीच बीच में मेरा तो सर ऐसा होता है कि जब जिससे आवश्यकता है मैं पर्सनली बुला लेता, क्योंकि एक साथ से सबसे चर्चा हो नहीं पाती। मैं सर 2020 में हम नाम नहीं बताना चाहूँगा कौन थे, लेकिन सर उनसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा, ऐसा क्वेश्चंस पूछा, और मेरे को जब उनने आके बताया, मतलब उनने क्लियर बता दिया, सॉरी सर मैं नहीं बता पाऊंगा, मतलब खुद की एक जॉब से रिलेटेड था, हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट। मैंने खुद ने कहा कि यार आपका इंटरव्यू तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 17, 18, 20 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन आपके रिटर्न में ही मार्क्स इतने हैं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन से उम्मीद की जाती है आप वही नहीं बता पा रही।
लेकिन फिर भी सर उन्हें न जाने क्या देखा उनके जवाब देने का, फिर भी 35+ मार्क्स मिले थे उनको। तब मेरे को और पूरी तरीके से जज हो गया कि आपका नॉलेज नहीं, आप किसी सिचुएशन को टेकल करते हैं, वहां पर कैसी चीजों को फेस कर रहे हैं, यही वो इंटरव्यू। पर्सनालिटी टेस्ट है वो। देखो यही देख रहे हैं कि आपके अगर कोई टफ सिचुएशन आ गई तो आपको सॉरी बोलना आता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधियों के बीच रहते हो, आप आम जनता के बीच में रहते हो, तो आपका ना बोलना भी एक मैटर करता है कि आप ना भी बोल रहे तो ऐसा लगे कि हाँ इन्हें ना बोला लेकिन वो नेगेटिव नहीं गया। तो बस देखो अब चूंकि वो इतने अनुभवी लोग बैठ रहे हैं सब 60+ या 60 के राउंड के, अपन मतलब आप और हम तो एक दूसरे को जज कर ही नहीं सकते, उनका एक अनुभव अलग लेवल के, 20 सालों से वो PSC के एस्पिरेंट्स को देख रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से देवेंद्र जी से वो एक क्वेश्चन और अब खैर बचा हुआ है तो वो कर लें। जैसे अब ये बड़ा आपने वैसे बीच में डिस्कस किया शादी का मैटर, और ये आजकल बड़ा चल भी रहा है, क्योंकि एक लंबा दौर चल ही रहा है तैयारी का, आप देखोगे वर्तमान में तो चल रहा, पहले चला हो ना चला हो। तो आप बताइए कि यार इस शादी का जो मैटर है, अगर इस पे क्या है कि शादी प्लस जॉब प्लस पढ़ाई, आपने मैंने तो सबको किया, लेकिन ये शादी का जो मुद्दा है ना, तो आपकी क्या सलाह है या क्या राय है उन लोगों के लिए जो एक बहुत लंबे दौर से रुके हुए हैं, क्योंकि इससे पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होती है। जैसे आपने बोला कि लड़की वालों को डर लग रहा था कि भाई कहीं, तो वो भी बेचारे गलत नहीं हो सकते हैं। तो आप बताइए इस पे आपका क्या सुझाव है उन लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे टाइम से रुके हुए हैं इस चीज़ के लिए। जैसे मेरे अनुभव बताऊं तो सबसे पहली बात तो ये कि मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रुकना चाहिए। मतलब क्या है कि समय नहीं रुकता है सर, ये चीज़ें तो सब चलती रहती है। अभी तो माहौल देख ही रहे हैं कि एग्जाम रिजल्ट लेट आ रहे हैं, आप जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत उनका लंबा संघर्ष होता जा रहा है, वो समय तो नहीं रुक रहा है। तो सर ये ना, ये चीज़ों को एक ठीक है थोड़ा टाल सकते हैं, हम 1 आध साल अपने आप को ले सकते हैं, जैसे मैंने भी लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी ना लें। एक ऐसा समय आता है कि तब आपको ये चीज़ों को मतलब कर लेना चाहिए। लेकिन वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आपके पार्टनर के प्रति कितना ईमानदार, बस आप मतलब उनको ऐसे बहकावे में ना रखें कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करें। आपके अगर जो आपका पार्टनर, उसको अगर आपकी मेहनत दिखती है ना, तो सर शादी के बाद भी बहुत सपोर्ट रहता है। बिल्कुल। मतलब ये कहते हैं ना कि एक हर सफलता की वजह बोलते हैं कि एक स्त्री का भी हाथ होता है, तो वो आप उनको इतना भरोसा है, इतना अपनी मेहनत से इतना भरोसा है, इतना एहसास दिला दो कि आपके पीछे वो खड़े रहें। जैसे आपके माता पिता अगर आपके साथ ऐसे खड़े हैं, तो आपकी अगर इतनी मेहनत है तो वो भी आपके पीछे उसी हिम्मत के साथ खड़ी रहे। वो भी एक परिवार का अंग है। हाँ, परिवार का अंग है। तो मतलब ठीक है, एक एज होती है, वहां तक आप रोक सकते हो, लेकिन अगर संघर्ष आपका बढ़ता जा रहा है तो ऐसा ना कि आप इस संघर्ष को छोड़ के उसी फील्ड में चले जाएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने आप को समय दो, और उनके साथ थोड़ा बहुत समय में कोई बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ता है अगर आप कर भी लोगे तो, लेकिन उसका और फायदा ही मिलता है सर। क्या है ना, एक प्रेशर रहता है कि ये करना है, तो आपने जिस दिन वो काम कर लिया ना, तो वो प्रेशर मुक्त हो गए। अब आपके पास काम करने के लिए और बहुत बेहतर रहेगा कि यार। और आप जैसे एक देखते हैं कि विराट कोहली भी अपनी सफलता में सबसे ज्यादा अनुष्का कब देते हैं, तो सबसे ज्यादा उनको देते हैं, ये मैंने देखा है। मतलब कि रहता तो उनका जिक्र जरूर रहता है। तो सोचो कि आज विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर अगर उनको दे रास रही, और वो तो एक फिजिकल वाला गेम है, और मतलब उसमें कितना मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को कि हमेशा वो जब कंसंट्रेशन, एक भी गलती तो आप आउट हो, एक भी गलती तो वो उनका क्रेडिट जब उनको दे रहे, तो हम ये क्यों चीजों को रोकें? अगर हो रही है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक उम्र रहती है, लेकिन एक उम्र से पहले आप सोच लो कि नहीं मैं पहले से लेडी लक लेके चलूं कि क्या। तो एक ऐसा है कि उम्र रहती है कि 18 साल से उसी में लग गए, पहले ये काम कर लो कि, तो वो चीजें ना करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार ये अब मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, तो आप कर लो, क्योंकि एकदम तो ऐसा है नहीं कि आप दोनों के लिए अनजान रहते हैं। कुछ समय तो पहले जान लेते हैं अपने पार्टनर को कैसा है, कि सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर वो आपके प्रति उनका है कि वो सपोर्ट करे, तो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। ये मेरा मतलब ये एक कंक्लूजन जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये 2 अलग अलग पहलू हैं। वो एक सामाजिक दायित्व है, एक पारिवारिक जिम्मेदारी वाला है, और ये आपकी एक ऐसी कि जो आपके आर्थिक पक्ष है या आपके जो जीवन चलना है उसके लिए जरूरी है। तो मतलब इन पक्षों को आप मिक्स ना करें। हाँ, उन्होंने बोला कि एक एज होती है हर चीज़ की, उसके बाद आप कर लीजिए तो एक जिम्मेदारी से आप मुक्ति भी हो जाओगे, क्योंकि अपन जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी या बहुत बड़े महानगरों की नहीं है। अपन ऐसी पृष्ठभूमि से जहाँ पर एक परिवारों पर भी एक बड़ा दबाव रहता है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हमारा आपने देखा होगा ज्योति जी से भी हमारा लाइव सेशन, तो उसमें भी ये डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बोला तो उनके हस्बैंड, जैसे यहाँ उल्टा है, उन्होंने बोला कि वाइफ का एक अच्छा सपोर्ट था, तो वहाँ उनका भी एक जिक्र हुआ था कि उनके हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और मतलब कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस न माने। हाँ, आपकी विचारधारा ऐसी है कि उन्होंने बोला ना कि आप उनको यकीन रहना चाहिए आपके पार्टनर को कि आप जो कर रहे हैं उस पर हाँ एक सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो परिवार बन चुके हैं, और परिवार जो बन गया तो आपका अच्छा बोला माता पिता सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सोचेंगी, क्योंकि भाई उनसे आपका जीवन जुड़ चुका है टोटल।
है ना। तो ठीक है, एक अच्छा, और मुझे लगता है कि बहुत मतलब ऐसा आज देवेंद्र जी के साथ डिस्कस हुआ, हालांकि वो बहुत भावनात्मक भी था, उसमें अच्छे ज़िंदगी के जो पल होते हैं बहुत अच्छे भी आए, एक बहुत बुरे पल भी आए। तो मेरे ख्याल से अगर कोई सक्सेस होता है ना, तो ये मान के चलना उसमें बहुत लोगों का एक योगदान होता है। आज मतलब आप कहीं भी हो, किसी भी पद पे सेलेक्ट हो रहे हो, इवन चाहे आप बिजनेसमैन बनो, चाहे एग्ज़ाम निकालो, मैं नहीं मानता कि वो व्यक्तिगत सफलता होती है, वो एक प्रकार से बहुत लोगों की सफलता होती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सफल होते हो ना, तो आप भी उसको और लोगों के लिए वही करें जो आपके लिए किया। मेरा तो इसमें ये संदेश रहता है कि जैसे आज देवेंद्र जी है, दोस्तों ने बहुत सहयोग किया, वाइफ का बहुत सहयोग रहा, और भी हो सकता है कुछ उनके ऐसे रिश्तेदारों का भी सहयोग रहा हो। जैसे भाई को उन्होंने बोला कि पिताजी के जाने के बाद, कहने का मतलब है कि आप जब चयनित हो जाते हो ना, तो उन्होंने बोला ना पहली सैलरी मैंने भाई को ही भेजी, क्योंकि देखो अपन लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, पहली चीज़ समझ लीजिए अपन मिलेनियर से नहीं है कि जहाँ ना पिता को मतलब है लड़के से, ना माता को, सबके पास पैसा है, लेकिन अपन जहाँ है ना, तो एक सामाजिक दायित्व भी हम निभाएं। चलिए, बहुत ज़बरदस्त सेशन में तो आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद एक सेशन लिया, और मैंने भी बड़ा गौर से, हम लोग सभी लोग यहाँ जो देख रहे थे, हर टाइप के पहले मेरे ख्याल से जो एक इंटरव्यू का आयाम होता है उसमें शायद ही कोई ऐसा पक्ष होता है ना, जो होता है ना भाव पक्ष कितने, हर टाइप के भाव अपन ने देखे। तो चलिए अब आगे सेशन बढ़ाते हैं। बहुत सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिससे मैं पूरी देवेंद्र जी की बात सुन रहा था कि जो लोग बोलते हैं कि किस्मत को यही मंजूर होता है, यदि देवेंद्र जी उस समय होलकर से बीएससी छोड़कर जा करके बीए करने लग जाते तो आप फॉरेस्ट का कभी सपना ही नहीं देख सकते थे। वो आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था कि भगवान ने आपको वापस उसी डायरेक्शन में दिया, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक डेडिकेशन आपका, कि आप बिल्कुल उन्हीं चीजों पर लगे रहे। और दूसरा, हम आपसे फिर कहें, आप जीवन में चाहे जितना सक्सेस हो जाए, लेकिन हम बोलते हैं कि जमीन पे कुछ नहीं होता, ऊपर वाला जरूर देखता है। आप देखेंगे कि इन्होंने नौकरी लगने के बाद, देखो दोस्त भी भूल चुके थे जो पैसा देना, लेकिन आज भी उन्होंने ईमानदारी के साथ चुकाया। मतलब सही बात। हम आपसे फिर कहे, ईमानदारी एक ऐसी चीज होती है कि आप जीवन में चाहे जितने परेशान हो जाए, और आप यदि अकेले कोने में बैठकर रो भी रहे होंगे, लेकिन भगवान जरूर उसका हल निकालेगा और आपका काम कभी रुकने नहीं देगा। ये चीजें तो मैंने देखी है ईमानदारी की। दूसरी चीज हमने देखा कि सर, जिस प्रकार से जैसे सिटियों में माहौल बदल रहा है, कि ये एज भी है, सब कुछ है, लेकिन आज इनकी बात सुन के कमिटमेंट, यदि आपने किसी भी अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट किया, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कमिटमेंट करते हैं, बहुत बड़े कमिटमेंट करते हैं, लेकिन उसी प्रकार से बाद में जैसे भी चीजें चेंज हो जाती है, बदल जाते हैं। लेकिन इनके जो कमिटमेंट थे कि नहीं शादी तो करना तो हुई, और वो भी उस समय जिस समय व्यक्ति कुछ नहीं था, क्योंकि इनकी जब शादी हुई थी, जब ना नौकरी थी ना कुछ थी, लेकिन अपने पार्टनर को भी पता था कि मेरा फियोंसे, मतलब उस समय तो हम यही कहे जिनसे बात हो रही है, कि वो इस प्रकार का हार्ड वर्क करे कि आज भले ही वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने शादी की, और शादी के बाद में उतना ही सपोर्ट किया जितना वो चाहते थे। और आज मैं आपसे फिर कहूं कि यदि ये सपोर्ट नहीं होता तो आज पटेल जी रेलवे में जरूर चले गए थे, लेकिन आज एमपी के टॉपर नहीं होते। क्योंकि यदि उसके बाद में ये चीजें होना उनकी चीजें। और दूसरा सर, एक चीज और इनसे मैंने देखी कि यदि आपने एक ड्रीम बना लिया, मतलब आपके पास उस समय ऑप्शन भी सब आए थे कि टीचिंग में अच्छा खासा पैसा ले सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, अपने ट्रैक से डाइवर्ट भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने उस समय पैसे को भी अवॉइड कर दिया, क्योंकि ये जो पैसा मिलेगा ये हमें कुछ समय के लिए मिलेगा, लेकिन यदि मेरा ड्रीम है तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। मतलब आपका ड्रीम है, आप उतनी चीजें करें। मैं आपसे फिर कहूं कि हम हर समय पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक एज के बाद में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप सब काम करें, लेकिन हम तो कहे कि फिर अपने ड्रीम को अपने उस बेड के पास में लगा दे कि आप उठे तो देखे, सोते सोते देखते रहे, और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आज यही कारण है कि आज इनके सक्सेस का, कि यदि आज इनकी जो बातें हमने देखी, ईमानदारी, कमिटमेंट, उसके बाद में अपने ड्रीम से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज, कुछ सभी चीजें उन्होंने उसी प्रकार से मेंटेन करके रखी। और आखिरकार जब इतनी ईमानदारी थी तो ऊपर से भगवान ने भी उनका उतना सपोर्ट किया कि यदि आपने जैसे बताया कि 21 की तो मैंने इतने अच्छे लेवल पे तैयारी नहीं की थी, लेकिन आपके द्वारा की गई हिंदी पे मेहनत, सीसेट के दम पे आप एग्जाम निकाल जाते हैं प्री, पुराने कर्म आते हैं। और फिर सर आपसे मेरी चर्चा हुई थी, इनसे आगे वो शुभम जी शर्मा जो अभी रेंजर ही है 2020 में, उनके मार्क्स से हमारी रिजल्ट के 3 दिन पहले ही बात हो रही थी, और उस दिन भी हमारी चर्चा हुई, तो हमने भी इनसे कहा कि यार हो सकता है आपकी फर्स्ट रैंक का लग जाए। सर रिजल्ट के 3 रोज पहले ही हमारी चर्चा हो रही थी। उसी के बाद में जिससे रिजल्ट आया तो मैं लाइव क्लास ले रहा था, एक बच्चे का मैसेज आया, सर रिजल्ट आ गया। मैंने वहीं से लाइव फोन लगाया था, लाइव क्लास में ही था, और इनके पास में दूसरा कॉल था।
ये बोले कि सर एक मेरे मित्र का फोन आया, आदित्य तो भाई का आया था पहला। अच्छा इनका ही आया था पहला। अरे क्या देखिए बात है। अब आप देखेंगे कि जिनका पहला कॉल आया था ये नागर जी का ही आया, और अभी आप हमारा इंटरव्यू भी आगे पीछे था, इनका पहले हुआ था और मेरा जस्टिन के बाद। अच्छा अच्छा। और दूसरा सर मैं आपसे रियल कहूँ, लाइव सेशन में इन्होंने मेरे को एक ही बात कही, सर आज वो वाली फीलिंग आ रही है जो महेंद्र सिंह धोनी को आ रही थी कि वो एक टिकट कलेक्टर टीसी होने के बाद में इंडिया में उस लेवल पर पहुंच गए, और आज सर मेरा रिजल्ट आया मैंने फर्स्ट रैंक मारी। अब आप कहे कि वो उस समय, और जैसे आपने देखा ही देखा कि रियल में नेचुरल चीजें, एक चीज होती है बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं आज, लेकिन इनकी जो चीजें हमने देखी बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल सामान्य तरीके से। और जो बच्चे सोचते हैं जैसे इन्होंने बताया कि बहुत स्पेशल लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, कोई नहीं होता है, मेहनत होती है केवल और केवल मेहनत। और यदि आपकी मेहनत वैसी होती है तो हम आपसे फिर कहें, रात चाहे जितनी लंबी हो सकती है, चाहे जितनी अंधेरी हो सकती है, लेकिन उजियारा जरूर होता है। और उसी के बाद में मैं एक लाइन के साथ में और चीजें खत्म करना चाहूंगा कि सर उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जुनून हो जीतने का, कि अगर जुनून हो जीतने का तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। और ये बिल्कुल आपने वही चीजें साबित करके दिखाई है। ये बहुत कम देखने, बहुत रेयर केस में दिखने को मिलता है, क्योंकि आजकल ना सर शिक्षा का पूंजीवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो चलो ठीक है मान लेते हैं एक बार, वो तो बहुत कम में करवाते हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर ये चीज़ करवा रहा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को सर मेरे हिसाब से और बढ़ावा मिलना चाहिए। और रही बात कुलदीप सर की, तो कुलदीप सर से मैंने एक ये चीज़ सीखी है कि आप आपके मतलब जो है उस पर ध्यान दो, बनावटी ना बनो ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब हाँ, जो ये है मेन चीज़ कि आप उस पर ध्यान दो कि जो है उसी को प्रेजेंट करो, फालतू में कुछ आर्टिफिशियल अपने अंदर डालने की कोशिश ना करो। तो ये चीज़ मुझे इंटरव्यू में बहुत मेरे लिए फ़ायदेमंद रही। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बात भी बोली थी कि वही जैसा अंकित भाई ने बोला था कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। अंकित भाई ने, आदित्य भाई ने बोला कि आपके सोर्स भी लिमिटेड हो, ज़्यादा से मतलब ज़्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा कम किताबें पढ़े। तो ये चीज़ें हमने कुलदीप सर से भी सीखी है, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है सर।